अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब मेरा मूड भी बेहद खुशगवार है क्योंकि हो रहा है मौसम भी नहायत खुशगवार। और जनाब इतने खुशगवार मौसम से बिजली रूठ जाती है, पता नहीं क्यों बिजली को ऐसा मौसम अच्छा क्यों नहीं लगता है। तो जनाब हुआ यही था कि मौसम जो है वो शानदार हुआ, ठंडी ठंडी हवा चली, शायद थोड़ी बहुत फुहार भी बरसी थी और बिजली जनाब फ़ौरन से नाराज़ होकर चली गई और फिर कई घंटों तक उसकी वापसी नहीं हुई। और ऐसी सूरत हाल में सच में बिजली बहुत देर तक के लिए चली जाती है। अक्सर तो ऐसा होता है कि रात की गई बिजली सुबह किसी वक्त आती है, तो फिर ऐसे में मोबाइल की बैटरी को चार्ज रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ज़रूरी कॉल्स और मैसेजेस जो हैं वो उनके काबिल मोबाइल रहे। दूसरी वजह यह थी कि जनाब पहले तो मुझे ऐसा मसला नहीं होता, बिजली पहले भी बहुत लंबी जाती है, लेकिन तब यूपीएस था। अभी एक दो दिन से यूपीएस जो है वो भी ख़राब हो गया, तो चार्जिंग का इशू था, इस वजह से मैं एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और अभी भी मौसम ऐसा ही है, लेकिन फ़िलहाल बिजली है और मैंने मोबाइल भी फुल चार्ज कर लिया है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है आज वक्त से एपिसोड रिकॉर्ड कर लूँ और उसके बाद बिजली अगर जाती है तो चली जाए, हम अपना काम जो है वो कर लें। जब ऐसा मौसम होता है तो मैं फ़ौरन से मोबाइल को चार्जिंग पर लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि इधर ज़रा सी तेज़ हवा चली या दो बूंदें गिरी और बिजली गायब। तो चलिए जनाब, बिजली के नखरे तो चलते ही रहते हैं और हम भी ऐसे मौक़ों से निमटने की कोशिशें करते हैं, भरपूर तैयारी भी कर लेते हैं। सो आज भी हम तैयार हैं। अब हम बढ़ते हैं कहानी की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। कहानी की फरमाइश हमसे की है आफ़िया नासिर ने। कहानी का नाम है तायरे लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 23। वो फजर की नमाज़ पढ़कर फिर बेसुध हो गई थी। आँख खोली तो चारों तरफ तेज़ धूप फैल चुकी थी। वो फ़ौरन उठ बैठी थी। घर में एक शोरो गुल चहल पहल का तासुर था। वो कुछ समझ नहीं पाई। चादर ओढ़कर बाहर आई तो आंगन में ढेरों बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। कुछ बड़ी बच्चियां घर के कामकाज कर रही थीं। दो चार औरतें उस्तानी आयशा के पास बैठी थीं। बहुत रौनक थी घर में। तू परेशान ना हो खदीजा, ये तेरी तकदीर है और परेशान होने से तकदीर नहीं टलती, ये सिर्फ दुआ से टलती है। तू दुआ का सलीका सीख, बात अर्ज़ करने का ढंग ले, पूरी बंदी बन, वो तेरी बात नहीं टाल सकेंगे। उन्हें यकीन दिला दे कि वही तेरे सब कुछ हैं। तेरे घर के सब दरवाजे खुलें तो हर रास्ता उन्हीं की तरफ जाता है। यकीन कर, वो तेरी बात रखेंगे, तेरी शर्म रखेंगे, तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलाएंगे। तू मत घबरा, सब अच्छा हो जाएगा, तू खुश हो जाएगी। वो बहुत ठहर ठहर कर बात कर रही थी। अदी वो मुझ पर तोहमतें भी लगाता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। उसके सिवा आज तक मुझे किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया और वो पता नहीं किस किस को मेरे यार बना चुका है। मेरा दिल फटता है इन बातों पर। औरत की आवाज़ रुंध गई। जब तेरे दिल को तसल्ली है, तेरा दिल गवाह है कि तूने कभी ख़यानत नहीं की, तो तू तसल्ली रख। तुझे सबकी फ़िक्र छोड़कर सिर्फ इतना काफ़ी है कि तेरा रब तेरी असलियत जानता है। तेरे इत्मीनान को बस ये काफ़ी होना चाहिए। अपनी तरफ से एहतियात रख ताकि कोई तेरे बारे में बुरा गुमान ना रखे। बाकी तुझे किसी की बात या इल्ज़ाम पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बात करते करते उनकी नज़र महानूर पर पड़ी जो उनके करीब पहुंच चुकी थी। नींद हो गई बेटी, सोना चाहो तो और सो जाओ, पहले कुछ खा पी लो। थकी हुई भी तो बहुत थी, उतरी कुछ थकन? वह उससे मुखातिब थी। जी उतर गई, अब तो अपने अंदर बहुत तवानाई महसूस कर रही हूँ और बहुत कुछ करने का जी चाह रहा है। वो मुस्कुराई। माशाअल्लाह, अल्लाह भलाई की तौफीक दे। वैसे क्या करने को जी चाह रहा है? वो भी बहुत शफ़क़त भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। बताऊंगी आपको, उसने औरतों पर नज़र दौड़ाकर मानी ख़ैज़ अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। अच्छी बात, तुम्हें तो नाश्ते में चाय की आदत होगी। मैंने बेसन का हलवा बनाया है, पराठा भी है। तुम इतने में नहाना या मुंह हाथ धोना चाहो तो धो लो। वो उठते हुए बोली, फिर हैरत से महानूर को तकती औरतों की तरफ मतवज्जा हुई। ये मेरी बेटी है, भाई बहन की बेटी भी तो अपनी बेटी होती है। वो बोली तो औरतें इस बात में गर्दन हिलाने लगीं। आप तो भला ही बोलते हो अद्दी, उनमें से एक औरत बोली। खालाजान आप अपना काम करें, मैं अपने नाश्ते का खुद ही बंदोबस्त कर लूँगी। मेरा मतलब है गर्म कर लूँगी, चाय भी बना लूँगी, प्लीज़। उसने उस्तानी आयशा की मसरूफ़ियत मलहूज़ रखते हुए उन्हें उठने से बाज रखा। ऐसी कोई बात नहीं, इस वक्त घर में बहुत लोग मौजूद हैं जो सब काम कर सकते हैं, मगर मैं तुम्हारे लिए ख़ुद काम करना चाहती हूँ अपने हाथ से। मुझे अच्छा लग रहा है। वो बहुत मोहब्बत से बोली। उनके अंदर का खालिसपन सुनहरी रोशनी की तरह उसके दिल पर बरसा। वो मबहूत हो गई। औरतें गौर से उसकी सूरत देख रही थीं। उस्तानी जी, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, उनमें से एक बोली। माशाअल्लाह, दुआ करो इसका नसीब भी अच्छा हो। उस्तानी आयशा उठ गई। आप कराची शहर से आए हो? एक औरत यूँ मुतासिर होकर पूछ रही थी गोया वो यूरोप से आई हो। उसने जवाब में सिर्फ गर्दन हिलाई।
وہ تو بہت بڑا شہر ہے، ادھر سب کچھ ملتا ہے، ایک عورت دوسری کو بتانے لگی۔ اتنی موٹر گاڑیاں، توبہ میں ایک دفعہ گئی تھی، ڈر ہی لگتا رہتا تھا کہ موٹریں ایک دوسری پر نہ چڑھ جائیں، بڑا شور ہوتا ہے شہر میں۔ عورت یوں آنکھوں دیکھا حال بتا رہی تھی جیسے سوئٹزرلینڈ کی سیر کر کے آئی ہو۔ دوسری وہ عورتیں اتنے اشتیاق سے سن رہی تھیں جنہوں نے کبھی کراچی نہیں دیکھا تھا۔ ادھر عورتیں فیشن بھی بہت کرتی ہیں، عورت مزید بولی، پر یہ استانی عائشہ کی مہمان تو بہت سادہ ہے، ایک عورت نے ٹکڑا لگا لیا۔ خیر سادی عورتیں بھی ہوتی ہیں، عورت نے مزید معلومات کا اظہار کیا۔ تو سارے کام کرائی تھی؟ ایک عورت نے موضوع بدلا۔ سارے تو نہیں، ابھی ہانڈی نہیں چڑھائی، استانی سے مشورہ کرنے آئی تھی۔ میرا بڑا لڑکا آوارہ گردی بہت کرنے لگا ہے، اس کا باپ روز پیٹتا ہے مگر اثر نہیں ہوتا، ذرا ایسا ظالموں کی طرح مارتا ہے اس کا باپ کہ میرا کلیجہ کانپتا ہے کہ کسی دن جان سے ہی نہ مار دے۔ میں بچاتی ہوں تو مجھے بھی 2-4 پڑ جاتے ہیں، کہتا ہے تو نے خراب کیا ہے۔ پتہ کوئی ماں اپنی اولاد کیوں خراب کرے گی؟ مردوں کی عادت ہوتی ہے، اولاد اچھی ہو تو ان کی ہے، خراب ہو تو ماں کی غلطی۔ ایک عورت نے پہلی مرتبہ حصہ لیا۔ نیندیں ویران ہو گئی ہیں میری تو، مگر لڑکا باز نہیں آتا، بڑی مشکل ہے، عورت پیچارگی سے بولی۔ استانی تجھے ضرور اس مسئلے کا حل بتائے گی، وہ ہر بات کا جواب دیتی ہے، وہ بہت پڑھی ہوئی ہے، بڑا علم دیا ہے اسے اللہ سائی نے، تو فکر نہ کر، پہلی عورت نے تسلی دی۔ اسی واسطے تو آئی ہوں، ماروی کی ساس نے اس کی زندگی حرام کر رکھی تھی، استانی نے اسے جانے کیا ترکیب بتائی، اب آگے پیچھے پھرتی ہے، ماروی کا قسم الگ اس کے گن گاتا ہے۔ وہ عورت پھر بولی، اصل میں استانی دعا بھی کرتی ہے، اللہ سائیں سنتا ہے اس کی۔ ماہنور غسل خانے میں منہ دھوتے ہوئے یہ سب باتیں سن رہی تھی۔ اگر یہ سب ٹھیک کہہ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ استانی عائشہ میری بھی رہنمائی کر سکتی ہیں، میں ان سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، وہ یقیناً میری پراپر ہیلپ کر سکتی ہیں۔ اس کے اندر ایک نیا ولولہ بیدار ہوا۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے ابھی تک مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ رات کے وقت اکیلی تنہا لڑکی سفر در سفر کے مرحلے سے گزر کر ان تک پہنچتی ہے تو ان کے ذہن میں بے شمار سوالات پیدا ہو سکتے ہیں، مگر وہ تو اس کی خاطر مدارت میں لگی ہوئی ہیں، مطمئن، پرسکون اور خاموش، اور اس کی اس درجہ عزت افزائی کر رہی ہیں جیسے وہ کوئی خواندہ مہمان ہو جسے بہت اصرار سے بلایا گیا ہو۔ کوئی شے اندر چبھنے لگی، حالانکہ ان کے بارے میں اس کے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھ رہے ہیں۔ وہ اتنی قابل پڑھی لکھی ہیں، اس ناخواندہ بستی میں بالکل اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ ان کا خاندان کہاں ہے؟ اتنی اچھی اور کارآمد خاتون تو خاندان کی ریڑھ کی ہڈی بن جاتی ہے، اس پر انحصار کیا جا سکتا ہے، ایک ماہر معمار کی صورت ہوتی ہے وہ۔ ایسی خاتون تو کسی بھی خاندان کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہوتی ہے، یعنی کسی خاندان میں ایسی عورت کی موجودگی کسی آسمانی تحفے سے کم نہیں۔ وہاں کمرے میں رکھ دیا ناشتہ، اسے استانی عائشہ کی آواز نے خیال کی اتھاہ سے باہر نکالا۔ آپ نہیں کریں گی ناشتہ؟ وہ سنبھل کر بولی۔ بیٹی اب تھوڑی دیر بعد دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جائے گا، ابھی چند بچوں کو سبق دینا بھی باقی ہے، اور کچھ یہ میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، ان سے بھی 2-4 باتیں کرنا ہے، کوئی تکلف کی بات نہیں۔ شاباش، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، بہت محنت سے توجہ سے چائے بنائی ہے تاکہ تمہیں پسند آ جائے۔ شہر اور دیہات کی چائے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے۔ استانی عائشہ موجودہ خواتین سے ہنس کر بولی، گویا ان کے علم میں اضافہ کیا۔ اچھا استانی جی، ایک عورت نے الفاظ کے سہارے اظہار حیرت کیا۔ وہ کیا فرق ہوتا ہے ادی؟ دوسری نے پوچھا۔ بس یہی کہ شہر والے چائے میں دودھ ملا کر پیتے ہیں اور دیہات والے دودھ میں چائے ملاتے ہیں۔ اچھا، عورتیں ہنس پڑیں۔ اسی واسطے ادی شہر صورتوں کی آب چھین لیتا ہے، کالی چائے جو پیتے ہیں شہر والے۔ ایک عورت اپنی بات کی لطافت پر خود ہی ہنس پڑی۔ یہ کھانے پینے کا اثر نہیں ہوتا زینب، یہ تو ہماری کالی سوچ ہوتی ہے جو ہمارے چہرے کی آب چھین لیتی ہے۔ کیا شہر، کیا گاؤں، کیا خشکی، کیا تری، یہ اصول سب جگہ کا ہے۔ چلو ماہنور، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر پھر ماہنور کی سمت متوجہ ہوئیں۔ ماہنور کو مزید تاکید بے ادبی محسوس ہوئی، وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ادی، سوچ کیسے کالی ہو جاتی ہے؟ نسبتاً کم عمر اور زیادہ بے وقوف عورت نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ وہ صحرائے تھر کی وسعتوں تک محدود تھی، اس نے آج تک گاڑی کے نام پر صرف بیل گاڑی دیکھی تھی۔ وہ ایک تنگ نظر سکے کی بیوی تھی جو صرف اسے استانی عائشہ کے گھر جانے کی اجازت دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آس پاس کے مرد کچھ زیادہ ہی کرپٹ ہو گئے ہیں اور بے وقوف عورتوں کی طاق میں رہتے ہیں، جس سوچ میں صرف اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے، دوسرے کے نقصان پر دکھ نہیں ہوتا۔ جو سوچ کالی ہوتی ہے وہ چہرے کی آب چھین لیتی ہے، دل دھندلا ہو جاتا ہے، جس کا دل گدلا دھندلا ہو جائے اس کی صورت بھی میلی ہو جاتی ہے۔ استانی عائشہ بہت محبت سے وضاحت سے مخاطب کے علم کے حساب سے جواب دے رہی تھی۔ زینب یوں سر ہلا رہی تھی گویا اچھی طرح سمجھ گئی ہو۔ ادی، میں اپنے لڑکے کا کیا کروں؟ پریشان حال عورت نے پھر سوال کیا۔
بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو اپنے دماغ سے صحیح غلط کے اندازے لگانے لگتے ہیں۔ مار پیٹ سے ان کے ذہن میں غصہ اور نفرت جاگنے لگتی ہے۔ یہ وہ مرض ہے کہ پھر اس کا علاج صرف دعا ہے۔ یہ نفرتیں اسے رشتوں سے باغی کر دیں گی، پھر وہ پورا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن میں اپنے مرد کو کیسے سمجھاؤں؟ عورت نے دہائی دی۔ تو اسے بتا دے کہ استانی کہہ رہی ہیں، درخت لگایا ہے تو صبر سے پانی دے، پھل پھول ملیں گے، آگ بنا رہے گا تو درخت سوکھ جائے گا، اس میں کانٹے اگیں گے جو اوروں کو بھی چبھیں گے۔ برائی اچھائی دو راستے ہیں، ان کی سمجھ بھی سب کو دی ہے، کوئی جان کر انجان بن جائے وہ دوسری بات ہے۔ جو برا کر رہا ہوتا ہے اس کے اپنے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ برا کر رہا ہے، لیکن بعض دفعہ بندہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے کہ برائی کے آسان راستے پر چل کر اسے زیادہ فائدہ ہوگا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ گھر میں خوف، ڈر، لان تان کے بدلے اسے محبت و پناہ کا احساس ہوگا تو وہ تمہاری بات پر کان ضرور دھرے گا۔ اسے گھر آنا، گھر میں رہنا اچھا لگے گا۔ جب اسے گھر آنے سے پہلے یہ ڈر ہوگا کہ گھر جا کر اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، گالیاں پڑیں گی، تو وہ خود ہی خود کوئی اندازہ لگائے گا، اپنا بندوبست کرے گا۔ سیدھی بات بھی اسے الٹی لگے گی، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ گھر میں کوئی نہ اس کا ہمدرد ہے، نہ ہی کسی کو اس سے محبت ہے۔ محبت کے یقین سے تو درندے بھی کبوتر مرغیاں بن سکتے ہیں۔ میں اپنے مرد کو ایسا ہی بولوں گی۔ عورت نے جیسے سب کچھ سمجھ لیا۔ یاد رہے گا تجھے؟ استانی عائشہ نے پوچھا۔ آپ کی بات نہیں بھولتی، عورت نے اعتماد سے جواب دیا۔ مہربانی تیری، اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے اولاد کا سکھ دکھائے، آمین، استانی نے دعا دی۔ مہنور چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی اور سوچ رہی تھی، یہ روشنی مثال عورت کون ہے؟ بڑی اماں، آپ کا فون ہے، ریبا نے طے شدہ کپڑے تخت سے اٹھا کر کہا۔ وہ ریسیور کونے میں ٹکا کر بڑی تسلی سے کپڑے اٹھا رہی تھی۔ کس کا ہے؟ بڑی اماں نے جلدی سے تخت سے اترتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، بہت آہستہ آواز ہے، میں پہچانا نہیں۔ حالانکہ وہ پہچان چکی تھی، کوئی آدمی ہے، عورت نہیں ہے، البتہ بڑی اماں نے خفگی سے اسے گھورتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، السلام علیکم بزرگوں، دوسری جانب سے پاشا کی آواز ابھری۔ اے ہائے، بڑی اماں کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہ سلام کا جواب فارسی میں ہے یا عبرانی میں؟ اردو انگریزی میں تو نہیں ہے البتہ۔ بڑی اماں نے چڑھ کر خوامخواہ ریبا کی طرف دیکھا، ابھی بھی اس کے البتہ سے فارغ ہوئی تھی۔ بیٹے، اب کیا تکلیف ہے آپ کو؟ ارے کیا منہ لے کے جاؤ گے خدا کے پاس؟ انشاءاللہ یہی لے کر جائیں گے، اللہ کا بنایا ہوا بڑا سوہنا مکھڑا ہے۔ اس کی شرارت بھری آواز ایئر پیس پہ ابھری۔ ہاں، گدھا بھی کبھی کہے گا کہ میں گدھا ہوں، بڑی اماں کے منہ سے غصے میں نکلا۔ حالانکہ اسے کہنا چاہیے، جبکہ وہ ہے بھی گدھا۔ دوسری طرف سے منطق شروع ہوئی۔ شرم کرو، تمہیں بزرگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ بڑی اماں اس کے گستاخانہ مذاق پر برہم ہو گئیں۔ آئی ایم سوری، آپ برا مان گئیں، اصل میں مذاق کرنے کے لیے فون نہیں کیا، بہت ہی ضروری بات کرنا ہے آپ سے۔ وہ رک گیا۔ بڑی اماں کا دل زور سے دھڑکا۔ سنا ہے آپ کی پوتی کی شادی ہونے والی ہے، پیش کی مبارکباد، وہ بولا۔ خیر، تم سے مطلب؟ بڑی اماں کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑنے لگے۔ مطلب یہ کہ خوشی کی بات ہے، مگر دیکھیں، کسی کی خوشی چھین کر خوشیاں منانا کوئی اچھی بات نہیں۔ آپ خوشی ضرور منائیں، مگر پہلے ہماری خوشی تو پوری کر دیں۔ ہو گئی تمہاری خوشی ہماری زندگی برباد کر کے، اب کون سی خوشی کی بات کر رہے ہو؟ بڑی اماں نے برہمی سے کہا۔ اسی خوشی کی جو آپ کے پوتے نے چھین لی ہے۔ آپ لوگ میری بیوی کو میرے حوالے کر دیں، پھر جو چاہے خوشیاں منائیں، ورنہ آپ لوگ کوئی خوشی نہیں منا سکیں گے، مجھے افسوس کے ساتھ مگر مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے۔ بڑی اماں ایک لمحے کو تو سناٹے میں رہ گئی، انہوں نے اپنی پوری حسیات کے ساتھ اس کی دھمکی کو محسوس کیا تھا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور اب تم صرف مظاہر سے بدلہ لینے کی خاطر پھر سے ہمیں پریشان کر رہے ہو۔ ارے پہلے کیا کم ظلم کیا ہے ہم پر؟ خدا کے قہر سے ڈرو اور بس کرو۔ بڑی اماں، آپ کے سر کی قسم وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ جیسے زچ ہو کر بولا۔ میرا سر فالتو نہیں ہے، زبان کو لگام دو۔ بڑی اماں بگڑی۔ چلیں، اپنی اماں کے سر کی قسم کھاتا ہوں، وہ تو میری سگی ماں ہے اور مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ حقیقت میں میری ماں ہے بھی بہت اچھی، اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مگر تم اچھی ماں کے ساتھ بہت ہی اچھا کر رہے ہو۔ وہ ماں کی قسم کھانے پر شش و پنج میں پڑ گئیں۔ تو کیا کروں، کیسے یقین دلاؤں آپ کو؟ وہ بولا۔ ارے بچے، ہم کون سی قسم کھائیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ وہ الجھن میں پڑ گئی تھیں۔ تو پھر اپنے پوتے سے پوچھئے، صرف اسی کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ جب تک اس کا پتہ نہ چل جائے اس وقت تک آپ کے ہاں کوئی تقریب نہیں ہوگی، خواہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ آپ لوگوں کو میرا اچھی طرح پتہ ہے، وہ بگڑ کر کہہ رہا تھا۔ اب تم ہماری دوسری بچی کے پیچھے پڑ گئے، اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بڑی اماں دہل گئیں۔ مجھے نہیں پتہ بننے بگڑنے کا، آج کا سورج ڈوبنے سے پہلے مہنور کا پتہ چل جانا چاہیے، ورنہ آپ کی بیٹی کے سسرال سے رات کو فون آ جائے گا، پھر مجھے نہ کہیے گا۔ یہ کہہ کر پاشا نے فون بند کر دیا۔ بڑی اماں ہکا بکا ریسیور پکڑے کھڑی تھیں۔
अरे रीबा कहाँ है? बच्ची मुझे ज़रा ठंडा पानी तो पिला। हाँ ज़रा पहले मुझे सहारा दीजिए, बिठाइए मुझे। अरे मैं गिरी। बड़ी अम्मा वाकई लड़खड़ाई। रीबा ने भागकर उन्हें संभाला। क्या हुआ बड़ी अम्मा? वो उन्हें तख्त पर लिटाकर हथेलियाँ सहलाने लगीं। अरे ये तो किसी अजाब की तरह हमारे सर पर मुसल्लत हो गया है। पहले मुझे पानी पिला, फिर अपने अक्का को फ़ोन कर कि बड़ी अम्मा बात करना चाह रही हैं। उससे बात ना हो तो उसके दफ्तर वालों से कह वो जहाँ कहीं भी है घर फ़ोन करे। वो बुरी तरह हाँप रही थी। हाय अल्लाह, बड़ी अम्मा हुआ क्या है? मुझे बताइए तो, मैं परेशान हो रहा हूँ। रीबा ने घबरा कर कहा। हाँ तो परेशान हो रहा है, बाज ना आना, पराए घर जाने को हो गई। अरे कब पलटेगी तेरी ज़ुबान? इस संगीन सूरत में भी बड़ी अम्मा ने रीबा को लताड़ने की मोहलत निकाल ही ली। अच्छा परेशान हो रही हूँ। रीबा ने हवास बाख्ता अंदाज में उनको पुरसकून करने की कोशिश की और पानी लेने भाग गई और चंद मिनटों में पानी ले आई। बड़ी अम्मा को सहारा देकर बिठाया, ग्लास उनके मुंह से लगाया। भाभी को बुलाऊं बड़ी अम्मा? रीबा ने पूछा। वो क्या करेगी? उसे क्यों परेशान करे? अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। वो अल्लाह से दुआएं करने लगी। अरे टेलीफोन तो मिला अपने अक्का का, जल्दी कर मेरी बच्ची। अच्छा मिलाता हूँ, मेरा मतलब है मिलाती हूँ। उसने घबराकर खुद ही तसीह की। बड़ी अम्मा ने उसके 14 तबक रोशन कर रखे थे। दूसरे फ़ोन भी पाशा का था, जिससे बहुत कुछ उम्मीद की जा सकती थी। उसने नंबर डायल किया और कार्डलेस उठाकर बड़ी अम्मा के पास आ गई। अक्का जान ऑफिस में ही हैं, उनका पीए अभी बात कराता है, आप कान से लगा कर रखें। इसमें से ठीक से आवाज़ भी आती है, कभी मैं हेलो हेलो ही करती रहूं। बड़ी अम्मा पहली मर्तबा कार्डलेस इस्तेमाल कर रही थी। हाँ आप सुने तो सही, रीबा ज़िच होकर बोली। अक्का जान क्या पता लाइन पर भी आ चुके हों। हाँ हेलो मज़ाहिर बेटे। हाँ ठीक है, जीते रहो। अरे उस नामुराद का टेलीफ़ोन आया था अभी अभी। बेटे यहाँ तो नई कहानी शुरू हो गई, कम से कम उसे रीबा की शादी तक ही अंदर करा दो। कहना क्या है, फिर धमकियाँ शुरू हो गई। तुमने महनूर को कहाँ छुपा दिया है? बच्चे अब तो वो उससे निकाह कर चुका है। अरे हटाओ, फिक्र क्यों ना करें, पहले भी तुम्हारी तसल्लियाँ रहीं, मगर क्या हुआ, लड़की गई हाथ से। अब मैं तुम्हारी किसी तसल्ली के चक्कर में नहीं आऊँगी, बस तुम उसे फिर से अंदर करा दो। इस मुल्क के बादशाह के साथ चाय पीते हो, इतना भी नहीं करवा सकते? वो बिगड़ने लगी। कहना क्या कि महनूर को उसके हवाले ना किया तो हमारी खैर नहीं। रीबा के ससुराल फ़ोन करने को कह रहा था, क्या सोचेंगे वो लोग? कुछ करो बेटे। हाँ सुन रही हूँ, मगर सिर्फ सुनूंगी, मानूंगी एक नहीं। अरे मेरी बेगुनाह बच्ची, क्यों मुँह लग रहे हो? अब बाजी तो हम हार ही चुके हैं। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ घर, मगर देखो जल्दी आना, मुझे पंखे लग रहे हैं। ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए, तुम पीछे आते रहो। अच्छा खुदा हाफिज़। उन्होंने कार्डलेस रीबा की तरफ बढ़ाया जो गुमसुम सी खड़ी थी। बड़ी अम्मा क्या हुआ, आपको पंखे क्यों लग रहे हैं? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। इसमें परेशानी की क्या बात है, बल्कि ये तो इत्मीनान की बात है कि बड़ी अम्मा KESC या वापडा की मोहताज नहीं है, इनके अपने पंखे चलते हैं। इजहार ने लाउंज में दाखिल होते हुए रीबा का सवाल सुन लिया था और सूरत हाल का अंदाज़ा किए बगैर अपने मखसूस लाउबालीपन का मुजाहरा किया था। इन्हें अपने खेल तमाशों से फुर्सत नहीं, घर में क्या हो रहा है कुछ खबर ही नहीं। खाने कमाने की उम्र हो गई मगर अभी तक बच्चे बने हुए हैं। या तो खुद गेंद बल्ला लिए नज़र आते हैं या इस मुँह TV पर गेंद बल्ले वालों को देखते रहते हैं। खेलते वो हैं, उछलते ये हैं। अरे इजहार घर की तरफ भी देख लिया कर बच्चे, कैसी परेशानी है घर में, और तेरे फरिश्तों को खबर नहीं। मेरे फरिश्तों का कांटेक्ट रहता है आपसे, कमाल है मुझसे नहीं करते। रीबा अच्छी बहन ज़रा एक जग ठंडा पानी तो पिलाओ। बहुत दिनों बाद वो मजाक कर रहा था या शायद बड़ी अम्मा को बहला रहा था जो हर वक्त खामोश और उदास नज़र आने लगी थी। जग तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं गैलन भी उठा सकता हूँ, लाकर मुँह से लगा दूँ। रीबा जैसे चिढ़कर बोली। इस पर तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। कहाँ जग का सवाब, कहाँ गैलन का। शाबाश हरी अप। वो जेब से रुमाल निकालकर मुंह पोंछने लगा। रीबा पानी लेने चली गई। बड़ी अम्मा खैरियत तो है? आज सेल ज़्यादा वीक लग रहे हैं। उसने इत्मीनान से कुर्सी पर संभल कर टांगें फैलाईं। हाँ अब तो सेलों पर ही चलूँगी, सारी ताकत तो परेशानियों ने चूस ली। एक तो उम्र का तकाजा, दूसरे फ़िक्रें, मगर तुम्हारी बला से घर की तो कोई खैर खबर ही नहीं। बड़ी अम्मा दिल गिरफ्तार अंदाज में गोया हुई। सब खबरें हैं बड़ी अम्मा, फूफा जान की तबीयत बहुत बेहतर है, चांद भाई और भाभी बखैरियत हैं, रीबा की शादी होने वाली है, रोज़ हज़ारों रुपए का भट्टा बैठ रहा है, जूलर ने वादा खिलाफ़ी की है, टेलर से ठीक ठाक लड़ाई हुई है, अक्का जान ने देर से आना नहीं छोड़ा, अज़हर भाई अभी तक शादी करने पर रजामंद नहीं हुए, ज़हीर भाई हनूज़ अपने टारगेट से दूर हैं, दूध वाला भी दूध में पानी मिला रहा है, घर में अशरफी ब्रांड आटा आ रहा है, आइंदा 6 दिन तक डांट पड़ने का इम्कान है, और ये पानी आ गया। गैलन दस्तयाब ना हो सका इसलिए जग ही से काम चलाया गया। 7 गिलास भी है जो खामखा का तकल्लुफ़ है। कैसी ज़ुबान चलती है इस लड़के की, ये खबरें हैं इसे।
अरे वो जालिम फिर कमर कस चुका है, कुछ फिक्र करो, बड़ी अम्मा ने नाराज़गी से कहा। कौन जालिम? क्या उसकी गुमशुदा बेल्ट मिल गई है? अगर वो उसी की है तो वो कमर कस सकता है। इजहार वाकई जग मुंह से लगा चुका था। अरे इजहार, होश के नाखून ले, क़यामत टूट रही है हम पर। छोड़ो ये लोंडापना, बड़ी अम्मा मलोल अंदाज में गोया हुई। यानी अजहर भाई और ज़हीर भाई की तरह बुज़ुर्ग बन जाऊं काले बालों के साथ, मगर हम चांद भाई से पहले बुज़ुर्ग नहीं बनेंगे। बुज़ुर्गी के मुस्तहिक पहले वो हैं। जब तक मेरा बेटा जवान नहीं हो जाता मैं नहीं बन रहा बुज़ुर्ग। चांद ने लाउंज में दाखिल होकर टुकड़ा लगाया। बेफिक्र रहें, आपका बेटा बुज़ुर्ग लगने लगा, मगर आप नहीं लगेंगे, बल्कि सेकंड मैरिज प्लान कर रहे होंगे। इजहार बेढंगेपन से हंसा, फिर इधर उधर देखकर बोला, माई गॉड, भाभी तो नहीं सुन रही? लो, इन बच्चों को होश ही नहीं कि हम किस मुसीबत में घिर चुके हैं। अभी एक क़यामत से निमटे क्या दिन हुए हैं। बड़ी अम्मा की आवाज़ भर आ गई। खैरियत बड़ी अम्मा? चांद ने यकदम संजीदा होकर पूछा। एक कहाँ खैरियत बड़ी अम्मा की, मानो फिर एक आजमाइश। फिर फ़ोन आने शुरू हो गए। मार कस्में खा रहा है, कभी मेरे सर की, कभी अपनी माँ की, कि महानूर मेरे पास नहीं है, उसे मज़ाहिर ने छुपा रखा है। तुम क्यों नहीं समझाते अपने भैये को? इतने बड़े नुकसान के बाद भी उसने सबक नहीं सीखा। वो बोलते बोलते रो पड़ी। बड़ी अम्मा हौसला रखें, बताएं तो सही वो क्या कह रहा है। चांद उठकर उनके करीब बैठ गए। यही कि महानूर को मेरे हवाले करें, वो मेरी बीवी है, वरना वो घर में खुशी नहीं होने देगा और रीबा के ससुराल वालों को हमारे खिलाफ़ कर देगा। बताओ, यहाँ तो कार्ड छपने चले गए, कईयों को माइयों मेहंदी का ज़ुबानी कह दिया। ए चांद, कुछ करो बेटे, समझाओ मज़ाहिर को। अब क्या हमारे साथ यही होता रहेगा? वो फिर रोने लगी। हाँ तो कर दे रीबा के ससुराल वालों को हमारे खिलाफ़। मैं उसके फ़ोन करने से पहले ही नफीस ख्वाजा से मिलकर सब हकीकत बता देता हूँ कि एक करप्ट और ब्लैक मेलर ने किस तरह हमें परेशान किया हुआ है। वो समझदार आदमी हैं, दुनिया देख चुके हैं। चांद ने बेनियाजी और एतमाद का मिला जुला अंदाज़ अपनाया। बताओ, मैं ये कब कह रही हूँ कि वो हमें गलत समझेंगे, मगर वो डर तो जाएंगे कि पता नहीं आगे आगे हमें क्या परेशानी हो, बदनामी हो। सब शरीफ लोग ऐसी बातों से डरते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। बड़ी अम्मा, आप समझें, आखिर वो वहाँ फ़ोन तो करेगा ना, तब क्या वो हमसे बात नहीं करेंगे? फिर भी तो हमें कुछ कहना होगा। इजहार का मूड भी कतई तब्दील हो चुका था, वो खासा फ़िक्रमंद नज़र आ रहा था। इस वक्त इजहार ने बड़ी समझदारी की बात की है। एग्जैक्ट, मैं नफीस ख्वाजा से फ़ोन पर बात नहीं करूँगा, बराह रास्त उनके सामने बैठकर सारी हकीकत, सारी सूरत हाल बताऊँगा। बड़ी अम्मा, उस ब्लैक मेलर के शिकंजे से निकलने के लिए हमें रीबा के ससुराल को एतमाद में लेना होगा। सही, अच्छा बुरा खुद सोच लो। बहन की तारीख ठहर चुकी है, ध्यान में रखना। बड़ी अम्मा ने उस सिमत देखा जहाँ कुछ देर कबल रीबा मौजूद थी, मगर शायद वो बहुत कुछ जान गई थी, इसलिए वहाँ से चली गई थी। तो ये सब कुछ हिफाजती इक़दामात के तौर पर ही तो कर रहे हैं, चांद ने जवाब दिया। मज़ाहिर को फ़ोन करवाया था, तुम भी उससे बात कर लो, बड़ी अम्मा बोली। उससे बात करना कोई ज़रूरी नहीं, बात माकूल है, ज़ाहिर है वो इत्तफ़ाक़ ही करेगा। मैं फ़िलहाल नफीस ख्वाजा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। चांद ने उठते हुए बारी बारी बड़ी अम्मा और इजहार की तरफ देखा। बताओ, क्या सोचेंगे वो कि पता नहीं और क्या क्या राज खुलेंगे हमारे। बड़ी अम्मा बड़बड़ाईं। कुछ नहीं सोचेंगे, और सोचें तो सोच लें, हौसला तो बहरहाल करना पड़ेगा। चांद ने मर्दों वाले अंदाज में कतई बेखौफी से जवाब दिया। नफीस ख्वाजा ने उन्हें अपने ऑफिस में ही बुला लिया था। खासी देर फार्मल किस्म की बातचीत होती रही। इस दौरान नफीस ख्वाजा ने उनकी ठीक ठाक खातर मदारत की। अलबत्ता उनके चेहरे पर लिखा था, आमदन बराए। आपने कहा मुझे ज़रूरी बात करना है, शाम का इंतज़ार नहीं कर सकता। तो मैं कुछ परेशान सा हो गया कि अब तो शादी भी करीब ही है, हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई। कैसी बातें करते हैं ख्वाजा साहब, हो सकता है कोई गलती हम ही से हो गई हो। उन्होंने बात पहले से तमहीद बांधी। एन उसी लम्हे इंटरकॉम पर ख्वाजा साहब की सेक्रेटरी ने मज़ाहिर की आमद की इत्तला दी। ये लीजिए, मज़ाहिर भी आ गए। इसका मतलब है कोई ख़ास बात है, वरना वो इस वक्त तो कभी नहीं आए। तो क्या आपने उनको अपने आने की इत्तला दी थी? ख्वाजा साहब ने दरियाफ़्त किया। नहीं, मेरी उससे बस सुबह ही बातचीत हुई, वो भी आम सी, चांद ने सोचते हुए जवाब दिया। उसी आन मज़ाहिर अपने ब्रीफ केस समेत ख्वाजा साहब के चैम्बर में दाखिल हुए और चांद को देखकर जैसे चौंक पड़े। अस्सलाम अलैकुम। उन्होंने अपनी हैरत पर काबू पाकर नॉर्मल मुस्कुराहट के साथ सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई, ये चांद भी कुछ देर पहले आए हैं, एक साथ दोनों से मुलाकात बहुत खुशी की बात है। बैठो। बाकी सब खैरियत है ना? जी खैरियत है, आप कैसे हैं? मज़ाहिर ने पूछा। अल्लाह का एहसान है। ख्वाजा साहब की नज़रों में एक सवाल का तासुर बहरहाल था। और मज़ाहिर क्या चलेगा, ठंडा या गर्म? थैंक्स, आप बस पानी पिलवा दें, इस वक्त बस पानी की तलब है। मज़ाहिर ने एक नज़र चांद पर डाली। ख्वाजा साहब ने घंटी बजाई और पियन अंदर आ गया। एक गिलास ठंडा पानी, फिर कोल्ड ड्रिंक। ख्वाजा साहब प्लीज़, कोई तकल्लुफ़ नहीं, सिर्फ ठंडा पानी, मज़ाहिर ने टोका।
चलो ठीक, हाँ भाई सिर्फ पानी। उन्होंने मुंतज़िर पियन को रवाना किया। कमरे में चंद मिनट नाकाबिले फ़हम सकूत तारी रहा। पियन पानी ले आया था। मज़ाहिर ने बहुत सुकून से पानी पिया और चांद जैसे उनके पानी ख़त्म होने ही का इंतज़ार कर रहे थे। ख्वाजा साहब, मैं एक कॉन्फिडेंशियल के सिलसिले में हाजिर हुआ था। वो बोले तो मज़ाहिर चौंक पड़े। जी जी फरमाइए, नफीस ख्वाजा ने अपनी इज़्तिरारी कैफियत छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। वो ऐसा है ख्वाजा साहब के लास्ट डेज़ हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ, चांद ने बताना शुरू किया। वो तरतीब व तफसील से बता रहे थे और नफीस ख्वाजा पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। दरमियान में कहीं कहीं मज़ाहिर भी टुकड़ा लगा देते थे। तो अब ये मसला है। नफीस ख्वाजा चांद के खामोश होने पर गोया हुए। उनकी पेशानी की लकीरें गहरी हो रही थीं। दोनों भाई बगौर उनको देख रहे थे। ये तो बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, बहुत ज़्यादती हुई बच्ची के साथ। अच्छा, तो बच्ची का अभी कुछ पता नहीं चला? नहीं, वो बस यही कहे जा रहा है कि उसे मज़ाहिर ने छुपा रखा है, जबकि मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। कम अज़ कम मज़ाहिर मुझसे हकीकत नहीं छुपा सकता। अब वो नए मूड में है, उसे पता चल गया है कि हमारे यहाँ शादी होने वाली है। अब इस कॉर्नर से ब्लैकमेल कर रहा है। आज रात तक वो आपको फ़ोन ज़रूर करेगा, चांद ने कहा। मगर वो हमें फ़ोन क्यों करेगा? नफीस ख्वाजा समझे नहीं। सीधी सी बात है, वो आपको हमारे ख़िलाफ़ करेगा ताकि आप लोग शादी से इनकार कर दें। नॉनसेंस, इस सारे किस्से में रीबा का क्या कसूर निकलता है? हम उसे अपनी बेटी बना चुके हैं, वो हमारी है और बस। आप लोग हमें पहले बता देते, एतमाद में ले लेते तो मुमकिन है कुछ मॉरल सपोर्ट ही मिल जाती हमसे। एनी हाउ, तो आप लोग इसलिए परेशान हैं, नफीस ख्वाजा ने कहा। थैंक्स ख्वाजा साहब, मगर आप इस पॉइंट को मिस कर रहे हैं कि अगर आप इस सूरत हाल में भी शादी पर रजामंद हैं तो वो किसी और तरीके से शादी रुकवाने या कोई बदमज़गी करने की कोशिश करेगा, मज़ाहिर ने कहा। वो एक इंतहाई कदम उठा चुका है, याद रहे। नफीस ख्वाजा सोच में पड़ गए। तो ठीक है, मैं आज 4 आदमी लेकर आपके यहाँ आ जाता हूँ। खामोशी और सादगी से निकाह और रुखसती होगी आज ही। चंद दिनों बाद मुकर्ररा तारीख यानी तयशुदा तारीख को धूमधाम से वलीमा हो जाएगा। जब हम आपके यहाँ आएंगे तो अपनी पर्सनल गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि उसके जासूसों को किसी किस्म का शुबा ना हो। क्या ट्रेजिडी है इस मुल्क की। करप्ट लोगों ने कितनी दूर दूर तक अपनी जड़ें फैलाई हुई हैं। नफीस ख्वाजा ने तासुफ़ का इजहार किया। ठीक कह रहे हैं आप, मुझे आपकी तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ है। क्यों मज़ाहिर, आखिर रिस्क क्यों लिया जाए जबकि हल निकल सकता है, चांद ने मज़ाहिर से कहा। मज़ाहिर को इस तरह डर छुप कर काम करने से तौहीन तो बहुत महसूस हो रही थी कि जैसे पाशा एक मरतबा फिर जीत गया हो, मगर मासूम सी रीबा में बहुत क़ुव्वत थी, उनकी अना उनके गरूर से भी ज़्यादा। जी चांद भाई, ठीक है, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। बड़ी अम्मा को समझाने और कायल करने का अलग मरहला है। जी ये तो है, आप कहें तो मैं फ़ोन पर बात करूं उनसे, नफीस ख्वाजा ने पूछा। ओह, फ़ोन पर बात याद आया। फ़ोन पर बात करते हुए बहुत एहतियात करें और आज के प्रोग्राम पर तो कोई इशाराती किस्म की बात भी नहीं होना चाहिए, मज़ाहिर ने जैसे किसी ध्यान से चौंक कर कहा। अच्छी बात, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बड़ी अम्मा आज के प्रोग्राम पर राज़ी हो गई हैं? मैं खुद आपको शाम 5 बजे तक इतला कर दूँगा। ओके, मुझे भी घर चलना चाहिए कि शहाना और मोन को भी रेडी करना है, नफीस ख्वाजा ने कहा। ठीक है, इजाज़त। दोनों ने नफीस ख्वाजा से हाथ मिलाया। चांद ने कार की चाबी और मज़ाहिर ने अपना ब्रीफकेस उठाया। एक ही बहन है तुम्हारी, ना ही उम्र की ज़्यादा है। ऐसे ब्याह तो रांड बेवाओं के नहीं होते। खूब तरकीब निकाली है। नफीस ख्वाजा, इतने बड़े आदमी उसे अंदर नहीं करवा सकते? अरे मेरी फूल सी बच्ची, कैसे अंधेरे में रुखसत कर दूँ? बड़ी अम्मा, सबसे ज़्यादा आप ही डर रही हैं और जब ख़तरे से जान छुड़ाने का रास्ता मिल रहा है तो ताउन नहीं कर रही। तो रास्ता तो ढंग का निकालो, बस उसे अंदर करा दो 2-4 रोज़ को, बड़ी अम्मा ने कहा। इस मुल्क की चाबी हमारे हाथ में नहीं है। एक बेगुनाह पान फरोश को तो शुबे की बुनियाद पर अंदर किया जा सकता है अपनी मर्ज़ी से जब चाहे, मगर इतने बाअसर मुजरिम को आप आसानी से हाथ भी नहीं लगा सकते, मज़ाहिर ने तल्खी से कहा। बड़ी अम्मा, आप खुद ही तो कह रही थीं कि कुछ करो, पहले भी नुकसान हो चुका है। तुम लोग होश के नाखून कब लोगे? नफीस ख्वाजा, ये सोचेंगे वो करेंगे। अब जबकि ये मरहला भी तय हो गया तो आप फिर मुश्किल खड़ी कर रही हैं। चांद ने रसानियत से उन्हें समझाने की कोशिश की। 2-4 रोज़ को अंदर करा देते तो क्या था, बच्ची को माइयों बिठाते, पिंडियाँ बनाते। वो आज़र्दगी से बोली। अरे मुसीबत ने घर देख लिया हमारा। बड़ी अम्मा, आप भी जानती हैं कि अब कोई ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता, चांद ने कतई और संजीदा अंदाज में कहा। बड़ी अम्मा उनके अंदाज पर कुछ सोचने लगी, फिर एकदम बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। कोई हुई है हमसे बहुत बड़ी गलती, इसीलिए खुशी हमें रास नहीं आती। अस्तगफिरुल्लाह। बस बड़ी अम्मा, अब ये सब किस्से फ़िलहाल उठा रखें। मैं बड़े अब्बा और अम्मी को जाकर ले आता हूँ और ख्वाजा साहब से कहता हूँ रात 9 बजे तक आ जाएं। अजहर और ज़हीर को मजहर जाकर बता आएगा। तो जाकर बताने की क्या ज़रूरत है, टेलीफ़ोन ख़राब है क्या? बड़ी अम्मा ने आंखें पोंछते हुए कहा।
जी बड़ी अम्मा, एक ख़ास बात, आज आप किसी से भी फ़ोन पर बात नहीं करेंगी। मज़ाहिर जाते जाते पलटे। उनका अंदाज़ बुझा बुझा अफसरदा सा था, लहजे का मखसूस तमतराक गुमशुदा था। प्लीज़ बड़ी अम्मा, हम जो कर रहे हैं उसमें आपके लिए भी इत्मीनान है। मज़ाहिर ने गोया चिढ़कर कहा। बड़ी अम्मा खामोश हो रहीं। कुछ खाने पीने की तैयारी कर लें, हम घर वाले हैं और 6-7 अफराद वहाँ से आ जाएंगे। मैं तानिया को उठाता हूँ, वो आपकी हेल्प करेगी। आप रीबा को ज़हनी तौर पर तैयार करें, कोई मसला हो तो मुझे बताएं। चांद ने लाउंज से बाहर निकलते हुए कहा। मेरा ख्याल है चांद भाई आप घर पर रहें, मैं नफीस ख्वाजा की तरफ चला जाता हूँ। मज़ाहिर उठ खड़े हुए। हाँ ठीक है, चांद ने कहा और लाउंज से बाहर चले गए। बड़ी अम्मा अपने कमरे की तरफ बढ़ीं, जहाँ रीबा उनके बिस्तर पर लेटी जाने क्या सोच रही थी। सब्ज़ व सफ़ेद प्रिंट के लान के सूट में वो बहुत खोई खोई सी थी। लाउंज से कमरे में आवाज़ बखूबी पहुँचती थी, वो सब कुछ सुन चुकी थी। उसने नज़रें घुमाकर बड़ी अम्मा को अंदर आते देखा और आंखें मूंद लीं। क्या सोच रही है बेटी? बड़ी अम्मा उसके करीब बैठ गईं। कुछ नहीं बड़ी अम्मा, बस ऐसे ही। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। जब घर के आंगन में खेलती फिरती थी तो क्या क्या सोचती थी मैं कि मेरी बच्ची की शादी बहुत धूम से होगी। खैर से 6 भाइयों की बहन है, कितने अरमानों वाली शादी होगी मेरी रीबा की। उसके बाल पेशानी से समेटते हुए रिक्कत भरी आवाज़ में कह रही थी। बेटी, तुम्हारे भाइयों ने फ़ैसला किया है कि आज तुम्हारा निकाह और रुखसती हो जाए। उस नाहंजार ने हमारी ज़िंदगी जीरन करके रख दी है। फिर हमारी इज़्ज़त पर बात आ रही है। शादी तो तुम्हारी उसी से हो रही है जिससे तय हुई है, मगर ज़रा अंदाज़ बदल गया है। अच्छी बेटियों की तरह उसी तरह करो जैसे मैं और तुम्हारे भाई कहें, और ये सोच लो कि तुम्हारी तकदीर में इसी तरह लिखा था, और जो तकदीर में लिखा होता है वही होकर रहता है। उठकर अच्छी तरह नहा धो लो, फिर उसके बाद चाहो तो आराम कर लो। तुम्हारे ससुराल से कपड़ा जेवर आएगा तो तुम्हारी भाभी तुम्हें दुल्हन बना देगी। अल्लाह करे ये काम साथ खैरियत के अंजाम पाए। तुम्हारे बड़े अब्बा और अम्मी तो आएंगे, शायद निशात भी आ जाए। चांद कह रहा था नफीस ख्वाजा वलीमा धूमधाम से करेंगे, हम तुम्हारी सहेलियों और बहनों को वलीमे में ले आएंगे, ठीक है? बड़ी अम्मा की आवाज़ बहुत कमज़ोर महसूस हो रही थी। रीबा उसी तरह आंखें मूंदे खामोश लेटी रही। अलबत्ता बड़ी अम्मा ने उसकी आंखों के गोशों से टपकते कतरे देख लिए, जैसे उनका दिल फट गया। वो झुककर रीबा से लिपट गईं और फूट फूट कर रो दीं। अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे, भाग खुले मेरी बच्ची के। वो रोते रोते दुआएं कर रही थीं। रीबा उसी तरह साकित और सामित लेटी थी। बड़ी अम्मा काफ़ी देर तक ज़ारो कतार रोती रहीं। बड़ी अम्मा, क्या शादी बहुत ज़रूरी होती है? रीबा ने खामोशी तोड़ी, उसकी आवाज़ भराई हुई थी। हाँ बेटी, अल्लाह किस्मत वालों को अच्छा सुहाग देता है, जिसके साथ में बहुत खुशियाँ मिलती हैं। लड़का बहुत अच्छा है, अल्लाह उसे तेरे हक़ में भी अच्छा करे। आमीन। वो रूंधे गले से गोया थी। अगर शादी ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो सपाट लहजे में पूछ रही थी। औरत ज़ात मुकम्मल हो जाती है, जब अल्लाह उसे औलाद देता है तो खुशी की इंतहा पाती है। अल्लाह मेरी बेटी के भाग जगाए, 7 बेटों का मुंह दिखाए। जी मैला ना करना कि ढोल की नहीं रखवाई। अल्लाह और रास्तों से दूसरी बहुत सी खुशियाँ देगा इंशाअल्लाह। कितनी फ़िक्र थी मुझे तेरी शादी की, क्या पता था यूँ होगी। उन्होंने सर्द आह खींची। रीबा ने यूँ करवट ले ली जैसे सोना चाहती हो। घर में चहल पहल तो हो गई थी, मगर अजब पुरअसरार सी। आरफा, तानिया, शमसा ड्राइंग रूम में चेयर्स अरेंज कर रही थीं। सोफ़े तो 3 अदद वहाँ पहले से मौजूद थे। प्रोग्राम ये था कि ख़वातीन हज़रात एक साथ ही बैठेंगे। लाउंज या लान वो एहतियातन इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। कहीं से मज़ाहिर के फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आ रही थी। जी, असल में मेरी दादी की तबीयत नासाज है, इसलिए अयादत करने वालों का आना जाना लगा हुआ है, इसलिए फ़िलहाल मैं भी घर से बाहर नहीं जा सकता। आप कल पर रख लें। तीनों ने ताज्जुब से एक दूसरे को देखा। बड़ी अम्मा तो किचन में खड़ी बाबा को हिदायत दे रही हैं। ये बड़ी अम्मा को बीमार क्यों कर रहे हैं मज़ाहिर? तानिया ने आरफा से पूछा। बेचारी बड़ी अम्मा, तानिया ने ताज्जुब से कहा। शायद फ़ोन पर किसी से बहाना बना रहे हैं, कोई बुला रहा होगा काम से। बुलाते जो रहते हैं उसे लोग वक्त बे वक्त। आरफा ने माकूल अंदाज़ा लगाया। हाँ यही बात होगी, तानिया ने इत्तफाक किया। लेकिन चांद कह रहे थे आज मेरे और मज़ाहिर के अलावा कोई फ़ोन अटेंड नहीं करेगा, तानिया ने कहा। बड़ी भाभी अभी तक नहीं पहुंची, आरफा ने कहा। हालांकि बड़ी ममानी को हवा के घोड़े पर सवार होकर पहुंचना चाहिए था, शमसा ने कहा। हाँ बस आती होंगी। बताओ कैसी अनहोनी हुई है? सुबह सोकर उठे तो पता तक नहीं था कि आज रीबा की शादी है। इसे कहते हैं किस्मत के खेल। हाँ बस दुआ करें साथ खैरियत के वो अपने घर पहुँच जाए, तानिया ने कदरे फ़िक्रमंदी से कहा। हमारी वजह से देखो इस घर पर मुश्किल वक्त आया है, आरफा ने आज़र्दगी से कहा। तय ये पाया था कि नफीस ख्वाजा के यहाँ से 3 गाड़ियाँ आएंगी, मगर एक साथ नहीं। तीनों गाड़ियों के पहुँचने में 40-40 मिनट का वक्फा होगा। लिहाजा पहली गाड़ी में नफीस ख्वाजा, शाहाना, मून और सनी पहुँचे। बाकी 2 गाड़ियों में नफीस ख्वाजा के बड़े भाई और उनके और मून के दोस्त आए थे। शाहाना ने अरूसी जोड़ा और जेवरात मज़ाहिर के हाथ भिजवा दिए थे।
ان کی آمد سے کچھ پہلے تانیہ ریبا کو دلہن بنا چکی تھی، صرف پھول پہنانا باقی تھے جو شاہانہ نے کہا تھا کہ اپنے ہمراہ لائیں گی۔ نکاح جلدی ہو گیا تھا۔ نفیس خواجہ نے مہر میں مون کی طرف سے ایک کوٹھی رکھی تھی۔ بڑی اماں نے کہا بھی کہ خواجہ صاحب ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، سیدھے سادے ہیں۔ نفیس خواجہ نے کہا تھا، اماں جی یہ میں نے اپنی خوشی سے کام کیا ہے، آپ اسے صرف میری خوشی سمجھیں، ایک تحفہ باپ کی طرف سے بیٹی کے لیے۔ ریبا سرخ کرارا سوٹ اور ڈھیروں زیورات میں پہچانی نہیں جا رہی تھی، جبکہ مون را سلک کے کرتے اور سفید کاٹن کی شلوار میں ملبوس تھا۔ گھر کے اندر زائد روشنی کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا تاکہ ماحول غیر معمولی محسوس نہ ہو۔ ہر قسم کی حرکات و سکنات میں ایک خاموشی کا تاثر تھا۔ نکاح کے فوراً بعد کھانا شروع ہو گیا تھا۔ کھانا ڈائننگ ہی میں 2 شفٹوں میں لگایا گیا، پہلے مردوں نے، بعد میں خواتین نے کھایا۔ اس کے بعد فوراً ہی رخصتی کا مرحلہ طے ہوا۔ پہلے ریبا، مون اور شاہانہ کو ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ گھر کی خواتین کو تاکید کر دی گئی تھی کہ رونے دھونے سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے، کسی قسم کی آواز گیٹ سے باہر نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ ساری محنت اکارت جا سکتی ہے۔ حالانکہ ریبا نکاح کے بعد سے مسلسل رو رہی تھی، گھٹ گھٹ کر، اور چاند اسے مسلسل سمجھا رہے تھے۔ تانیہ کو اس بات کا دکھ تھا کہ اس نے سارے میک اپ کا ستیہ ناش کر لیا تھا۔ بڑی اماں باتھ روم میں جا جا کر رو رہی تھیں۔ لڑکوں کو اس بات کا دھڑکا تھا کہ عین وقت پر وہ کوئی ہنگامہ نہ کر دیں، یعنی پھٹ نہ پڑیں۔ انہوں نے بڑی امی کو کہا کہ وہ بڑی اماں کو ان کے کمرے ہی میں لیے بیٹھی رہیں۔ بتاؤ یہ شادی ہے، جیسے کوئی گناہ کر رہے ہوں، وہ بار بار بس یہی کہے جا رہی تھیں۔ بڑی اماں آپ ریبا کو بس یہیں خدا حافظ کہہ دیں۔ چاند ریبا کو تھامے بڑی اماں کے سامنے کھڑے تھے۔ ارے میری پھول سی بچی، وہ تیورا کر بیڈ پر گر گئی تھیں۔ آپ بڑی اماں کو سنبھالے، میں ریبا کو گاڑی میں بٹھا کر آتا ہوں، چاند نے کہا۔ شاہانہ پیچھے ہی کھڑی تھیں۔ 1 منٹ چاند کے نظر آنے والے زیورات اتار لوں اور دوپٹہ بھی گھر جا کر پہنا دیں گے۔ انہوں نے ریبا کی نتھ، بندیاں اور انگوٹھیاں اتار کر پرس میں ڈالیں، عروسی دوپٹہ اتار کر طے کیا، کریم کلر کی بڑی سی چادر میں اسے اچھی طرح لپیٹ دیا۔ خواجہ کہہ رہے تھے بہت احتیاط کرنا ہوگی، آخر برے کی برائی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انہوں نے دوپٹہ ایک پولی تھین کی تھیلی میں رکھتے ہوئے کہا جو تانیہ نے مہیا کی تھی، چادر سے اس طرح چہرہ ڈھانپ لو جیسے چادر سے پردہ کرنے والیاں ڈھانپتی ہیں۔ تانیہ بڑی اماں کو پانی وانی پلاؤ اور ہمیں اجازت دیں آپ لوگ۔ انہوں نے ریبا کی چادر پھر سے درست کی اور بڑی امی کو گلے سے لگا کر اجازت مانگی۔ مظہر اور اظہار فوراً کمرے سے باہر نکل گئے۔ دوسرے سب بھائیوں نے ریبا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ریبا لڑکھڑائی تو پاس کھڑے لوگوں پر اس کی کیفیت کھلی۔ بیٹے ہمت سے، تم اپنے گھر جا رہی ہو۔ شاہانہ نے اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا اور سب لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ تانیہ البتہ بڑی اماں کو ہوش میں لانے کی ترکیبیں کر رہی تھی۔ دیکھو ریبا، رونے کی آواز بالکل نہیں نکلنا چاہیے، مظاہر نے اس کے شانوں پر دباؤ ڈال کر سمجھایا۔ اکا جان، وہ مظاہر سے لپٹ گئی۔ پھر وہی حرکت، سبھی گھبرا گئے۔ آپ لوگ بس یہیں ٹھہریں، نفیس خواجہ نے گھر کے افراد سے کہا اور ریبا کو خود آگے بڑھ کر تھام لیا۔ مون ڈرائیور کے ہمراہ پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ کسی دلہا کے چہرے کی طرح کھلا ہوا نہیں تھا، قطعی بے تاثر اور سپاٹ۔ اس نے ایک اچڑتی سی نگاہ ماں باپ کے درمیان چادر میں لپٹی ریبا پر ڈالی تھی، ایسی نگاہ جو اتفاق سے پڑ جایا کرتی ہے۔ گیٹ واہ ہوا، گاڑی باہر نکلی، یوں ہی خواہ دل دھڑکے۔ ایک بہت بڑا مرحلہ طے ہوا۔ گیٹ بند کر دیا گیا، سب لوگ ڈرائنگ روم میں واپس آ گئے۔ باقی افراد کو وقفے سے روانہ ہونا تھا۔ مظاہر بہت پرسکون نظر آ رہے تھے، ان کے چہرے پر بہت عرصے بعد ایک واضح سکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس مرتبہ وہ آرام سے جیت گئے تھے، جیت جانے کے احساس سے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہے تھے۔ لیکن ایک کانٹا عمر بھر کا کہیں چبھ گیا تھا، جس نے خوشی و سکون کے لمحوں میں ضرور ٹیز کرنا تھا۔ سکون کے اس لمحے میں وہ معصوم و شاکی سا چہرہ پھر ان کے روبرو تھا۔ ماشاء اللہ، آپ صبح سے لے کر رات تک اسی طرح مصروف رہتی ہیں ہمیشہ سے، ماہنور نے استانی عائشہ سے دریافت کیا۔ بیٹا، مصروفیت تو ایک نعمت ہے، ترس نہیں کھانا چاہیے، مصروف انسان پر رشک کرنا چاہیے، کام کے بعد آرام کا اپنا مزہ ہے، وہ بولیں۔ اس وقت انہوں نے پلنگ آنگن میں نکالا ہوا تھا جس پر دونوں لیٹی ہوئی تھیں۔ ماہنور کے علم میں لیٹے لیٹے اضافہ ہوا کہ نیلا آسمان یہاں سے وہاں تک ایک سا ہی ہوتا ہے، مگر صحرائی علاقوں میں رات کو نظر آنے والا آسمان سب سے خوبصورت ہوتا ہے، جیسے سیاہ اوڑھنی میں جھلمل کرتے تارے ٹکے ہوں۔ وہ کافی دیر تک مبہوت سی آسمان کی حدوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی رہی۔ آج سے پہلے آسمان کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کالے آسمان کو کون دیکھے اگر یہ بے شمار تارے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے نظر نہ آئیں۔ اللہ، کتنی صحیح بات کی ہے آپ نے خالہ جان، وہ یہ کہہ کر یکدم یوں خاموش ہو گئی جیسے کوئی بہت ضروری بات یاد آ گئی ہو۔ جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو استانی عائشہ نے اسے ٹوکا۔ کیا سوچ رہی ہو ماہنور؟ جی وہ بس یہ کہ آپ نے مجھ سے ابھی تک کچھ نہیں پوچھا، کوئی سوال نہ کیا۔
बेटी, जिस सूरत पर मुसाफत और थकावट की धूल हो, पहले उसे सस्ताने तो देते हैं। सवाल जवाब तो उम्र भर की बातें हैं। मेरा ख्याल है तुम मुझ पर एतबार करोगी ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। स्टेशन से लेकर यहाँ इस पलंग तक मुझे अफसोस रहा कि एक समझदार होशमंद बच्ची मुसलसल झूठ का सहारा क्यों ले रही है। हालांकि झूठ से कोई सहारे मिलते हैं। सबसे बड़ा ऐब झूठ का ये है कि ये खुदा और बंदे के दरमियान आड़ बन जाता है, दुआओं से असर छीन लेता है। हालांकि सहारा तो दुआ का खूब है। खैर, तुम शर्मिंदा ना होना, उम्र ही गलतियों वाली है। बहरहाल मुझे इंतज़ार है कि तुम मुझे हकीकत हाल ज़रूर बताओगी। महानूर खामोशी से उनका हर्फ हर्फ सुन रही थी। एक अजीब सी खजालत उस पर तारी होने लगी। हाँ, वो हम क्या बात कर रहे थे? सहरा में नज़र आने वाले तारों भरे आसमान की। इस नज़ारे की कोई मिसल नहीं। ठीक है खाला जान, आप मुझसे आज ही सुन लें सारी सच्चाइयाँ। झूठ बोल बोल कर मेरे दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा है। खाला जान, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। पता है मुझे, उस्तानी आयशा ने जवाब दिया। आपको कैसे पता? उसने कदरे हैरत से पूछा। तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, वो पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, बाज़ इंसानों को चेहरे पढ़ने का मलका होता है, सुना है मैंने, मगर मुझे चेहरे पढ़ना नहीं आते। बहुत आसानी से धोखा खा लेती हूँ। महानूर के लहजे में अजीब सा कर्ब था। कोई बात नहीं, बाज़ औक़ात इल्म बड़ी मुशक्क़तों के बाद मिलता है, मगर फिर ये इल्म मुस्तनद होता है। वह आसमान की बेकरार वुसअतों पर नज़रें जमाए कह रही थी। महानूर खामोश रही। कितने बहन भाई हो तुम लोग? उसानी पूछने लगी। सिर्फ 2 बहनें हैं हम, भाई कोई नहीं है। हमारी मर्दाना सपोर्ट बहुत कमज़ोर है कि हमारे वालिद भी तवील अरसे से बीमार हैं। हमारी ये कमज़ोरियाँ हमारे लिए अजाब बन गई हैं। महानूर की आवाज़ भर आ गई। ये सोच सही नहीं है। सपोर्ट सिर्फ अल्लाह की होती है, बाकी सब तो हीले वसीले हैं। बाज़ बच्चे दुनिया में इस तरह आते हैं कि ना उनकी माँ होती है ना बाप। इसके बावजूद कुदरत उनको परवान चढ़ाती है, उनसे बड़े बड़े काम लेती है। तो ये गलत सोच तुम अपने जहन से निकाल दो, इस तरह तुम्हें आराम आ जाएगा। खैर, गुज़र बसर का ज़रिया क्या है? उन्होंने पूछा। अब्बू की पेंशन आती है, अम्मी और छोटी बहन घर में ट्यूशन पढ़ा लेती हैं। मैं एक स्कूल में मुलाजमत कर रही थी, 1700 रुपये तनख्वाह मिलती थी। छुट्टी ना करने पर 25 रुपये इजाफी मिल जाते थे। तो मुलाजमत क्यों छोड़ी? क्या मजबूरी थी? उस्तानी आयशा को 1725 रुपये खासे माकूल महसूस हुए। छोड़ी नहीं, स्कूल वालों ने निकाल दिया माजरत के साथ। बस अब आप इसी जगह रुक जाएं, मज़ीद कोई सवाल ना करें। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या कुछ पेश आया। खाला जान, मेरा निकाह हो चुका है, लाखों रुपए महर पर, लेकिन जिससे मेरा निकाह हुआ है मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती। तो फिर तुम निकाह से पहले इनकार कर देती? उस्तानी आयशा को ताज्जुब लाहक हुआ। कर दिया था, 100 बार कर दिया था, वो बोली। फिर ज़बरदस्ती किसने की तुम्हारे साथ? जिससे मेरा निकाह हुआ है उसने बकौल उसके वो मुझसे इश्क करता है। वो तल्खी से मुस्कुराई। मगर तुम्हें वो पसंद नहीं, क्यों? उस्तानी ने पूछा। उसमें ऐसी कोई बात नहीं कि उसे पसंद किया जाए, उसने बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया। शक्ल अच्छी नहीं है? बहुत खूबसूरत है, उसने फ़ौरन टुकड़ा लगाया। अरे पैसे वाला तो वो है, जब ही तो लाखों का महर बांधा है, फिर बुराई क्या है? उन्होंने रसानियत से पूछा। बुराई यह है कि उसमें अच्छाई कोई नहीं, उसने जवाब दिया। नामुमकिन सी बात है, कोई बंदा बशर ऐसा नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ एक ही बात हो, या तो अच्छाई या बुराई। अल्लाह ने हर शय को 2 रुखों में तख्लीक किया है। अच्छाई का दूसरा रुख बुराई और बुराई का दूसरा रुख अच्छाई है। होता यह है कि जब पहली मर्तबा किसी इंसान का बुराई वाला रुख देख लेते हैं तो अपने तौर पर फ़ैसला करके फ़ारिग हो जाते हैं कि बस ये बुरा है। खाला जान, वो वाकई बुरा है, बहुत बड़ा ब्लैकमेलर और स्मगलर है। उसके पास बेतहाशा दौलत है जिसकी वजह से उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। उसने उस्तानी की बात काट कर जुमला फिट किया। अगर उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका होता तो वह तुमसे इश्क का दावा हरगिज़ ना करता। उसने एक बहुत उम्दा लड़की का इंतखाब किया है। मेरा ख्याल है खूबसूरत औरतें उसके आसपास बहुत होंगी। इतना खूबसूरत और दौलतमंद आदमी तो राजा इंदर बना रहता है। मैं नहीं समझती उसने खूबसूरती की वजह से तुम्हारा इंतखाब किया है। उस्तानी आयशा ने बड़े मुरत्तब अंदाज में बात मुकम्मल की। उसने गर्दन मोड़कर उस्तानी आयशा को एकटुक देखा। उस शख्स की वजह से हमारे ख़ानदान में आग लग गई है, आप उसकी फेवर ना करें। अभी आपको हकीकत नहीं पता। उसकी आवाज़ पर आंसू गालिब आ गए। हाँ, मैं हकीकत तुमसे ज़रूर सुनूंगी, मगर एक बात है, वो बिगड़ा था तो संवर सकता था तुम्हारी खातिर, मगर शायद उससे तो किसी ने बात भी नहीं की होगी। महानूर ने बड़े दिल गिरफ्तार अंदाज में उस्तानी की तरफ देखा। वो इतना बुरा है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि आप उसकी हिमायत कर रही हैं। बात यह है कि आप उसे जानती नहीं, आप कभी उससे मिली नहीं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने बताया वो बहुत बुरा आदमी है, इतना तारुफ काफ़ी है। अपने ख़ास गायब दिमागी वाले अंदाज में वो मुखातिब हुई थी। बहरहाल वो बुरा शख्स अब तुम्हारा मियाँ है, और मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे कमज़ोर रिश्ता और सबसे मजबूत रिश्ता।
तुम भाग कर कुतुबैन में जाओ। बहर सूरत उससे एक वाज़ेह रिश्ता तो कायम है। महानूर शशदर से उठकर बैठ गई। शहर पनाह की दीवारें जैसे ढह रही थीं। वो बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी और सीने पर हाथ धरे सामने देख रही थी। उस्तानी आयशा ने उसका दूसरा हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मेरी बातों से परेशान हो गई बेटी? घबराने की बात नहीं, मैं तुम्हें अपने घर से जाने का नहीं कह रही हूँ, हक बात कह रही हूँ, तुम्हारे भले की बात कह रही हूँ। इंसान को असल में पता नहीं होता कि उसके साथ भलाई हो रही है या बुराई, कि उसकी हिकमत के राज हैं बस। वो अपने बंदों को आजमाता है। यूँ भी होता है कि इंसान किसी बात में अपनी भलाई देखता है मगर उसमें उसके लिए भलाई नहीं होती। बाज़ औक़ात कोई बात उसे अपने खिलाफ़ महसूस होती है मगर उसमें उसकी भलाई पोशीदा होती है। इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। खुद अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही हूँ जैसा तुम मेरे बारे में गुमान रखते हो। वो धीरे धीरे उसे समझाते हुए कह रही थी और उसकी जान में जान आई थी। वो कदरे पुरसकून सी होकर उनकी बातें सुन रही थी। और बेटी ये भी है कि बाज़ मर्तबा किसी भले आदमी के साथ औरत की शादी होती है मगर वो शादी के बाद माज़अल्लाह गुमराह हो जाता है, किसी पेशावर औरत के दाम में उलझ जाता है, नशा करने लगता है, दौलत बर्बाद करने लगता है। भली औरत ऐसे मर्द के साथ भी निभाती है किस्मत का लिखा समझकर, हालांकि उन हालात में उसकी ज़िंदगी वीरान हो चुकी होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहरहाल इज़्ज़त इसी में है कि औरत जिसके निकाह में हो उसी के साथ रहे, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखकर कोशिश करती रहे कि उसका शौहर राह रास्त पर आ जाए। नेकी दरिया में भी पड़ी हुई हो तो डूबती नहीं है, तैरती रहती है। कुदरत का हाथ उस नेकी को यूँ महफूज कर लेता है जैसे लस्सी बिलोकर मक्खन निकालते हैं, तैरता हुआ मक्खन हथेली पर उठा लेते हैं। उस्तानी आयशा के लहजे की शबनम कतरा कतरा उसके कल्ब पर टपकने लगी। अभी ताकत तुम्हारे पास है, तुम इस ताकत को इस्तेमाल करके उसकी ज़िंदगी बदल सकती हो। वो तुम्हारे हक़ में मोम है, जो बनाना चाहो बना सकती हो। सब कुछ तुम्हारे हक़ में हो सकता है। मालिक ने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया है, मेरी बात समझ रही हो ना? वो बोलते बोलते पूछने लगी। उसने इस बात में गर्दन हिला दी। हम किसी को मजबूर करने का हक़ नहीं रखते मगर उसे रोशनी का रास्ता तो दिखा सकते हैं, आगे उसकी मर्ज़ी चले ना चले। वो बोली, जब हम किसी को बुरा कह रहे होते हैं तो इसका मतलब है ख़ुद को उससे बेहतर कह रहे होते हैं, मगर यह दुरुस्त नहीं है। एहसास बरतरी की एक शक्ल है। हमें क्या खबर हमारी कौन सी भूल चूक हमारी नेकियां बर्बाद कर चुकी होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि मालिक की नज़र में हमारी क्या वक़्त है। अगर नेकों बदों का फ़ैसला इसी दुनिया में इतनी आसानी से हो जाता तो रोज़े जज़ा सज़ा का दिन मुकर्रर करने की क्या ज़रूरत थी? हाकिम अदालत का दिन मुकर्रर क्यों करता? अगर आवाज़ खल्क नकारा खुदा है तो आवाज़ खल्क के हिसाब से बुरा अच्छा भी बन सकता है। ना अच्छाई की हद है ना बुराई की। सबसे ज़्यादा बुरा तो वो है जिसके कल्ब में सख्ती है, उस पर किसी भलाई नेकी का असर नहीं होता। ये मोहब्बत ना आशना दिल होता है, महरूम व बदनसीब। मगर वो तो तुमसे मोहब्बत करता है, उसका दिल बुरा कैसे हो सकता है? उस्तानी आयशा कह रही थी। लेकिन हमारे घराने को उम्र भर का रोग देकर अपना मतलब हासिल करने वाला मोहब्बत के मानी कैसे जान सकता है? ये तो बदतरीन खुदगर्जी और सफाकी है। वो खासी देर बाद गोया हुई। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि शुरुआत क्या थी? उस्तानी आयशा ने पूछा। वो अपनी हथेलियाँ देखकर कुछ सोचने लगी कि कहाँ से बताना शुरू करे। कसरे ख्वाजा में खासी गहमा गहमी थी। सब नौकर मुलाजिम साफ़ सुथरे कपड़े पहने दुल्हन के स्वागत को तैयार थे। नफीस ख्वाजा और शहाना के बहुत करीबी रिश्तेदार और दोस्त सहेलियाँ भी घर में मौजूद थीं, जिन्हें बता दिया गया था कि बारात में महदूद मेहमान बुलाए गए हैं। सब लोग अपनी मर्ज़ी से उनकी खुशी शेयर करने आए थे। जैसे ही दुल्हन की गाड़ी की आमद की इतला हुई, सब लोग गेट पर आकर खड़े हो गए। कोठी पर नफीस ख्वाजा की हदायत के मुताबिक चिरागा का एहतमाम हो चुका था। यहाँ वाकई लगता था कि शादी का घर है। शहाना ने रीबा को थामकर गाड़ी से बाहर निकाला तो उनकी दोस्तों ने फ़ौरन दाएं बाएं आकर थाम लिया। वो शहाना को मुबारकबाद दे रही थी, मून को प्यार से गले लगा रही थी। मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें रीबा के कानों में आ रही थी, मगर मुश्किल से जुमला कोई पल्ले पड़ता था। इस तरफ के मुकाबले में यहाँ एक खुशियों की चहकार थी। भाई मोन, तुम्हारी हकीकी बहनें तो हैं नहीं। तुम ऐसा करो, हमारी बच्चियों को रास्ता रुकवाई दे दो। ये भी तुम्हारी बहनें हैं और मुनाफा के वक्त बहनें बनने में कोई हर्ज भी नहीं। शहाना की एक दोस्त के जुमले पर ज़बरदस्त कहा पड़ा। मम्मा, रास्ता रुकवाई भी ले लेंगे, पहले दुल्हन दिखाइए। सच है, बड़ी बेचैनी है। देखें तो सही मोन भाई ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। इतनी लंबी क्यों में से किसको बाहर निकाला है? एक शोखो शंग आवाज़ रीबा के कानों से टकराई। भाई अंदर तो चलो, जी भरकर मुआयना कर लेना दुल्हन का। कोई ट्रॉफ़ी देना चाहो तो वो भी दे देना मोन को। शहाना की दोस्त ने बात के इख्तिताम पर कहा भी लगाया। यानी आप ये बताना चाह रही हैं कि दुल्हन बहुत अच्छी है, अब कमरे तक कैसे चला जाएगा? वही लड़की बोली। बताओ ज़रा, हद है बेताबी की। ज़रा मोन की तरफ देखो, कितने सब्र से खड़ा है। लगता है अनलिमिटेड टाइम इसी तरह खड़ा रह सकता है। तुमने ऐसा संगे मरमर का दूल्हा कभी देखा है?
उस लड़की की वालदा गोया हुई। मोहन जैसे चटपटाकर माहौल में वापस आ गया और एक बड़ी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने होंठों तक लाया। ऐसा लगता है गन पॉइंट पर निकाह पढ़वाया है तुमने बेटे का। शहाना की एक और दोस्त ने मोहन की तरफ निशाना बांधा। मोहन खुद को मौजू बंदा देखकर जैसे संभल गया। अरे नहीं भाई, मेरे बेटे ने दिलो जान से रीबा को कबूल किया है, क्यों तंग कर रही हो? ये तो हमेशा से ही ऐसा है, बहुत कम बोलता है, शहाना ने बहुत मोहब्बत से कहा। नफीस ख्वाजा ने बहुत शुक्रगुजार नज़रों से बीवी की सिमत देखा। भाई तुमने अपनी अम्मा को किस तरीके से बताया था कि तुमने रीबा को दिलो जान से कबूल किया? काजी के सामने तो बस कबूल किया बोलते सुना है, दिलो जान से कबूल किया तो आज तक नहीं सुना। शहाना की दोस्त ने अपनी बात के इख्तिताम पर कहकहा लगाया। चलो लड़कियों, डिमांड करो, आज से ये तुम्हारे पक्के पक्के भाई हैं। वक्त ज़ाया नहीं करो, जो मांगना है बिला तकल्लुफ़ मांगो, और हाँ, नए नोट लेना। वो मज़ीद बोली। आंटी आप तो एकदम मुखालिफ पार्टी की लगने लगी हैं। दूसरी गाड़ी भी पहुंच गई थी। सनी जमघटा देखकर तेज़ी से उनकी तरफ आ गया था। अच्छा हुआ यार तुम आ गए, मैं तो परेशान हो गया हूँ। मोहन ने मुस्कुराकर हिस्सा लिया। यार अभी से परेशान हो गए? अभी तो बेगम कमरे तक नहीं पहुँची। नफीस ख्वाजा के एक दोस्त ने बरजस्ता कहा, जिस पर कहकहों का तूफ़ान उमड़ पड़ा। जी दुल्हन तक अप्रोच करना है तो कुछ मुकमुका कदम आगे बढ़ाइए, एक लड़की बोली। 25,000 से एक पाई कम नहीं होगी, दूसरी लड़की आगे बढ़ी। माई गॉड, आप ऐसे ही करें, दुल्हन को अपने साथ ले जाइए, मैं कभी कभी मिलने आ जाया करूँगा, मोहन ने बेसाख्ता कहा था। 2 लाख का तो दुल्हन इस वक्त जेवर पहने हुए है, कुछ होश करो। नफीस ख्वाजा की भावज ने मोहन को उसकी हमाकत का एहसास दिलाया। अच्छा मुझे इल्म नहीं था, चलें फिर मुझे साथ ले चलें, ये मुझसे मिलने आ जाया करेंगी, ठीक? आप 25,000 के हैं, कहीं से आवाज़ उभरी। मेरा बेटा तो 25 करोड़ का भी नहीं। शहाना ने आगे बढ़कर मोहन को गले से लगा लिया। मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये सब भी होगा? मोहन ने कहा। ये तो होता है बेटा, ये खुशियों के रंग हैं, अल्लाह करे तुम्हें ये खुशियाँ मुबारक हों। ये खुशी रास आए। लड़कियों, मोहन को पता नहीं था कि ये रस्में भी होंगी। वो इतने पैसे जेब में रख कर नहीं गया था। मैं जो दे रही हूँ अच्छी बच्चियों की तरह रख लो, दुल्हन खड़े खड़े थक गई होगी। शहाना ने मामला निपटाने की कोशिश की और कुछ नोट पर्स में से निकालकर एक लड़की की तरफ बढ़ाए। ये रख लो, आपस में बांट लेना। अब आंटी से बहस नहीं, शाबाश। कितने हैं आंटी? लड़की ने हाथ यूं पीछे किए गोया वो ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में दबा देंगी। बहुत सारे हैं, मुझे तो दूर ही से नज़र आ रहे हैं। मम्मी कोई ऐसी रस्म नहीं होती जिसमें दुल्हा के भाई बंद को भी कुछ मिलता हो? मेरा मतलब है इतना सारा नाकाबिले वापसी और विदाउट काउंटिंग। सनी की राल टपकने लगी। तुम अपनी भाभी को तंग करना, अंदर जाकर घुटना पकड़ लेना इनका, जब तक मुतालबा पूरा ना करें छोड़ना नहीं। शहाना की एक दोस्त ने सनी को खुश कर दिया। अगर रोज़ तंग करूँगा तो क्या रोज़ मिलेंगे? उसने शरीर अंदाज में पूछा। सुबहान अल्लाह, बिल्कुल खैमे के अंदर ही आ गए ऊँट की तरह। शादी एक मरतबा होती है और रस्में भी। एक लड़की ने सनी की तबीयत साफ़ की। 2 दफ़ा भी होती है। क्यों डैडी? सनी ने फिर शरारत भरे अंदाज में बाप को देख कर कहा। 3री दफ़ा भी हो सकती थी, मगर तुम्हारी अम्मी को ये दुनिया इतनी पसंद आई कि इन्होंने जन्नत में भी जाना पसंद नहीं किया। नफीस ख्वाजा की इस बात पर कहकहे बुलंद होने लगे। बताएं ना आंटी, ये कितने हैं? लड़की फिर शहाना की सिमत मतवज्जा हुई। सनी ठीक कह रहा है, बहुत सारे हैं, आपस में बांट लेना, उन्होंने कहा। रख लो बेटे, अब दुल्हन को अंदर जाने दो। इतनी बेसब्री हो, गेट पर ही अड़ गई। दुल्हन को उसके बेडरूम के दरवाजे तक तो पहुंचने देती। नफीस ख्वाजा की भावज बोली। इनका क्या भरोसा, माशाल्लाह फुल ऑफ स्टेमिना। हमें इधर उधर धकेल कर दुल्हन का हाथ पकड़ अंदर घुसकर लॉक लगा लेते तो हम बस दरवाज़ा पीटते ही रह जाते। लड़की ने तो सी पेश की। सब अंदर बढ़े, मर्द हजरात ड्राइंग रूम की तरफ और ख़वातीन और लड़कियां दुल्हन के हमरा ऊपर बेडरूम की तरफ। मोहन भी मर्द हजरात के साथ चल पड़ा था। अरे तुम उधर जा रहे हो, मूवी बन रही है, दुल्हन के साथ साथ रहो, शहाना ने उसे मतवज्जा करके कहा। वो आहिस्ता कदमों से दोबारा उनकी तरफ चला आया। एक लड़की जो सबसे ज़्यादा बेताब व बेचैन नज़र आ रही थी, रीबा के घूंघट में ही जैसे मुंह दे बैठी। वाह मोहन, तुम्हारी दुल्हन तो बहुत प्यारी है, जैसे आला क्वालिटी की गुड़िया, मेरी बारबी जैसी, बल्कि आइसक्रीम पार्लर वाली बारबी जैसी। तौबा है, सब उसकी नक्शाकशी से महजूज हुए। मुझे क्या बता रही हो, देखा हुआ है मैंने, मोहन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। दुल्हन बना हुआ तो नहीं देखा? या ये जिस जगह दुल्हन बन रही थी वहीं धरना मारे बैठे थे? लड़की बोली। हाँ सुना है दुल्हन बनने के बाद शक्ल बदल जाती है, वह जवाबन बरजस्ता बोला। कमरे में चलो फिर बताना कितनी बदली है शक्ल। लड़की भला बाज आने वाली थी, शहाना की बहुत ही करीबी दोस्त की बेटी थी। तुम्हें क्यों बताऊंगा, जिसकी शक्ल है उसी को बताऊंगा। मोहन का इतना कहना था कि लड़कियों ने हाओ-हुकार मचा दी। ख़वातीन भी महजूज हो रही थी। आंटी कहती है मोहन को तो बोलना ही नहीं आता, लड़की ने दीदे नचाए। मम्मी ये नहीं बोल सकती, गूंगा होता तो रीबा के घर वाले उसकी शादी मेरे साथ कैसे कर देते? आखिर ये इकलौती है, कुर्बानी के बकरे की तरह चेक किया होगा मुझे नज़रों ही नज़रों में।
वो उस लड़की को गोया जिज करने की ठान चुका था। मगर दांत तो 31 ही गिने होंगे, क्योंकि अकलदार तो अभी निकलना बाकी है। फिर फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे हासिल किया? करप्शन तो नहीं है बीच में? आई मीन इन बिटवीन? नहीं, उन्हें अंदाज़ा था शादी तक निकल आएगी, मगर आप हलकान ना हो। अब ये रीबा का हेडेक है, उसने गुजारा करना है। उसकी मुस्कुराहट होंठों पर कम, आंखों में ज़्यादा थी। ठीक तो कह रहा है मोन, गुजारा तो अब रीबा ने करना है। तुम इतनी फिक्रमंद क्यों हो? जब तुम्हारी होने लगे तो 32 गिनकर ही करना। एक खातून ने मामला रफा दफा किया। सब दुल्हन के साथ मोन के बेडरूम में दाखिल हो गई। मूवी कैमरा मुसलसल ऑन था, नोक झोंक भी रिकॉर्ड हो रही थी, हंसी और कह भी। शहाना ने रीबा को बहुत प्यार से बेड पर बिठाया, उसका घूंघट ऊंचा करके पेशानी पर बोसा दिया। मेरे घर में बहार बन के आई हो, अल्लाह मेरे घर को हरा भरा रखे। आमीन। दूसरी हाजिर खवातीन ने मुश्तरका सदा बुलंद की। एक लड़की ने रीबा का लिबास दुरुस्त किया, उसे मूवी मेकर के मतलूबा जाविये से बिठाया। आओ मोन, तुम भी बराबर में बैठो, ये मूवी तो यादगार होती है, शहाना ने कहा। घूंघट ऊंचा करने से अब रीबा का चेहरा वाज़े नज़र आ रहा था। बस मम्मी, बहुत बन गई मूवी, मुझे ज़रा काम है नीचे। अचानक ही जैसे उसका मूड तब्दील हो गया और शहाना के जवाब का इंतज़ार किए बगैर तेज़ी से बाहर निकल गया। शहाना एक सानिया चुप सी हो गई थी। माशाअल्लाह शहाना, तुम्हारी बहू बहुत क्यूट है, हमें बहुत पसंद आई, उनकी दोस्त बोली तो वो माहौल में फ़ौरन लौट आई। थैंक्स, उन्होंने मुस्कुराकर कहा था। तुम्हारे यहाँ आरसी मुसहफ़ की रस्म नहीं होती शहाना? ये मोन क्यों चला गया? उसी दोस्त ने पूछा। कि आजकल के बच्चे कहाँ मानते हैं रस्मों वस्मों को, शहाना ने बात बनाई। मोन का सर्दो खुश्क अंदाज़, वो भी अपनी शादी के मौका पर, शहाना को भी बहुत महसूस हो रहा था। खुद को ये सोचकर तसल्ली देने की कोशिश की थी कि उसका तो अंदाज़ ही यही है, या शायद शर्मो झिझक है इस मौका पर। रीबा, बेटे आराम से टेक लगाकर बैठ जाओ, ये तुम्हारा कमरा है, बल्कि ये घर तुम्हारा है। ईजी फील करो, उन्होंने गाँव तकिया उसकी पुश्त से टिकाते हुए कहा। तभी रीबा की आंखों से आंसू कतरा कतरा टपकने लगे। शहाना की नज़र फ़ौरन ही पड़ गई थी। क्या बात है मेरी जान, बिल्कुल रोना नहीं है, यहाँ भी तुम्हारे माँ बाप भाई मौजूद हैं, इंशाल्लाह तुम बहुत अच्छा महसूस करोगी। मून बहुत केयरिंग है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, उसकी आदत बहुत अच्छी हैं, वो अपने ददियाल की आंखों का तारा है, सभी उससे प्यार करते हैं, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। वो उंगली की पोर से उसके आंसू साफ़ करते हुए बहुत मोहब्बत से उसे तसल्ली दे रही थी। और फिर जब बड़ी अम्मा और भाइयों से मिलने को जी चाहे जा सकती हो, जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो, मून तुम्हें कभी मना नहीं करेगा, वो मज़ीद तसल्ली के ज़मन में बोली। आंटी रीबा, आपका सिलेक्शन है या मून का? एक लड़की ने पूछा। ये फ़र्स्ट सिलेक्शन तो तुम्हारे नफीस अंकल का है, फिर हम सब ने एग्री किया। बहुत अच्छा सिलेक्शन है, आपकी दफ़ा में भी अंकल की परफॉर्मेंस अच्छी थी और अब भी, लड़की शरारतन बोली। सब खवातीन हंस पड़ी। इसका मतलब है मोन बहुत ओबीडियंट बेटा है, वरना आजकल तो बच्चों में खुद सेलेक्ट करने बल्कि लव मैरिज करने का रुझान है। रीबा उनकी बातें बराबर सुन रही थी। अब तक उसने मोन के बारे में कोई गौर खौज नहीं किया था। उसके जहन में ये था जिस तरह सारी दुनिया में लड़कियों की शादियां होती हैं, उसकी भी हो रही है। मुसलसल मोन का जिक्र हुआ तो फितरी तौर पर उसका जहन अपने हमसफ़र की तरफ चला गया। जज्बात में लतीफ़ सी हलचल हुई। तानिया का सिखाया समझाया जहन में गर्दिश करने लगा तो दिल के धड़कने का अंदाज़ तब्दील हो गया। जिस वक्त दुल्हन बन रही थी तो बस एक अफसुर्दा सी कैफियत थी कि वो बड़ी अम्मा और भाइयों से दूर जा रही है। जुदाई के एहसास से ही जहन माऊफ हो गया था, मगर अब उसे मोन के ख्यालात आने लगे थे। अजीब सी घबराहट भी तारी होने लगी थी। तानिया के कुछ ताकीदी जुमले याद आए तो हथेलियों में पसीना उतरने लगा। चलो भाई लड़कियों, अब दुल्हन का पीछा छोड़ो, इसे आराम करने दो, खाना लगवाती हूँ। हम लोग तो खाकर आए हैं, मगर यहाँ का इंतज़ाम करके गई थी। मुझे पता था तुम लोग मुझे बख्शोगी नहीं। रोस्ट और मटन कढ़ाई स्पेशली बनवाया है तुम लोगों के लिए। बिरयानी भी है, क्योंकि चावल के डिश के बगैर दावत बगैर दुल्हा की दुल्हन लगती है। शहाना आज पूरे मूड में थी। उनकी बात पर हल्का सा कहकहा लगा। थैंक यू आंटी, वैसे हमें पता था कि खाना अच्छा ही मिलेगा, हम जब आते हैं अच्छा खाना खाकर ही जाते हैं, उनकी दोस्त की बेटी ने कहा। खूब मक्खन लगाओ, ये आइंदा का बंदोबस्त है, लड़की की माँ ने जुमला फिट किया। हमारे यहाँ तो होटलिंग ज़्यादा होती है, मक्खन तो लगाना पड़ेगा, घर में तैयार खाने का तो टेस्ट ही दूसरा होता है, वो तरकी बोली। फिर सब रीबा को खुदा हाफिज़ करके उसके रुखसार चूमकर कमरे से बाहर निकल गईं। शहाना ने उसे आराम करने का मशवरा दिया, साइड में रखे पानी का बताया, दूध भिजवाने और ज़रूर पीने की ताकीद की और बाहर निकलते हुए दरवाज़ा बंद कर गई। रीबा ने गहरा सांस लिया और पाँव फैला दिया और कमरे में नज़र दौड़ाने लगी। सामने ही दीवार पर मोन की बड़ी सी रंगीन तस्वीर थी, ब्लैक 3 पीस सूट और सुर्ख टाई में, जिस पर ब्लैक डॉट्स पड़े हुए थे। होंठों पर बड़ी मबहम सी मुस्कुराहट थी। बालों का स्टाइल बहुत दिलकश था, आंखों में बला की जगमगाहट थी। वो बहुत गौर से तस्वीर देखने लगी। एहसासात में खुशगवार सी तब्दीली होने लगी। उसकी भारी और धीमी आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। कुछ देर कबल वो लड़कियों की शोखियों का जवाब दे रहा था।
चंद लम्हों के बाद उसने तस्वीर से नज़रें हटाकर बाएं पहलू में पड़े दूसरे तकिए की तरफ देखा। कुछ देर बाद वो यहाँ होगा। मेरे खुदा, फिर अजीब सी घबराहट शुरू हो गई। उसने आंखें मूंद ली। या अल्लाह, मैं इतना बोलने वाली उनसे कैसे बात कर पाऊंगी? उसे नई उलझन शुरू हुई। कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, ये और तमाशा होगा। उसे नित नई सोचों ने घेर लिया। जाने कब तक वो सोचती रही, तभी दरवाजे का हैंडल घूमा। वो पाँव समेट कर एकदम संभल गई। दरवाज़ा खुला और मासी की जगह नई रखी गई मुलाजमा दूध का गिलास लिए अंदर आ गई। अस्सलाम वालेकुम छोटी बेगम, मुबारक हो आपको। हम सब नौकर आपके आने से बहुत खुश हैं। वो गिलास साइड टेबल पर रखते हुए बहुत खुशामदाना अंदाज में गोया हुई। दीपा क्या कहती खामोश रही। बड़ा अच्छा घर मिला है आपको, बड़े दिल वाले लोग हैं हमारे मालिक, बड़ा पैसा है इनके पास, ऐसे ही खर्च भी करते हैं। जो यहाँ नौकर हो जाता है उसका कहीं और जाने को दिल नहीं करता। सारे नौकर इधर ही खाना खाते हैं, फारिग वक्त में टेलीविज़न देखते हैं। मालिक लोग तो दोपहर तक घर से चले जाते हैं। अकेला घर होता है और नौकर। अब तो खैर आप आ गई हैं, हम हर वक्त खिदमत को हाजिर हैं। वो एक तवातर से बोलती जा रही थी। आपका दुल्हा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, किस्मत वालियों को ऐसा बर मिलता है। अल्लाह आपका नसीब यूं ही चमकता रखे। वो मज़ीद बोली। सुबह को सबसे पहले आपकी नज़र उतारूंगी। माशाल्लाह बड़ा रूप आया है। सारे बेगम साहिबा को कह रहे हैं दुल्हन बहुत अच्छी है, उम्र भी बहुत कम है। खैर मैं चलती हूँ, बेगम साहिबा ने कहा है दूध ज़रूर पी लीजिएगा। खाना भी भिजवाएंगी, भूख लगे तो मोहन साहब के साथ खा लीजिएगा, ठीक है? वो बिस्तर की चादर दुरुस्त करते हुए बोली। अच्छा मैं जाती हूँ, सुबह को आपसे मुलाकात होगी। उसने जाते जाते कारपेट से फूलों की पत्तियाँ भी चुनी। उसके जाने के बाद रीबा सोचने लगी, ये तो बहुत बोलती है, मुझसे भी ज़्यादा। उसने फिर आंखें मूंद लीं। ज़हन घर की तरफ चला गया। क्या कर रहे होंगे वो सब? बड़ी अम्मा तो अभी तक रो रही होंगी। बड़ी अम्मा का ख्याल आते ही एकदम उसकी हिचकियाँ बंद गईं। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर बुरी तरह रो रही थी। उसे पता भी ना चला कि मोन किस वक्त कमरे में आ गया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा ख्याल है बस करें। इतने करीब से उसकी आवाज़ आई कि रीबा बुरी तरह हड़बड़ाकर सीधी हो गई। दिल यूँ धड़कने लगा गोया रास्ता मिले तो निकल भागे। वो जैसे दम साध कर बैठ गई। उसकी झुकी नज़रें मोन के ब्लैक चमकते शूज़ तक महदूद थीं। वो उसके बैठने की मुंतज़िर थी, मगर उसके कदम ड्रेसिंग रूम की तरफ उठे थे। आपको इस घर में वेलकम कहता हूँ, वो हेयर ब्रश उठाते हुए कह रहा था। उस रोज़ इत्तेफाक से होटल में मिलने वाली मासूम और सादा सी लड़की मेरी हमसफ़र, मेरी शरीके हयात होगी, सोचा भी नहीं था। मैं तो उस लड़की को बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था, इंजॉय कर रहा था, मगर मेरे पेरेंट्स ने बताया वो बच्ची नहीं, बड़ी है, हमारी बहू बनने के काबिल। मैंने सोचा कि तजर्बाकार लोग हैं, सही कह रहे होंगे। एक्चुअली शादी जुआ है, अपनी सिलेक्शन हो, शादी से पहले मोहब्बत हो, तब भी कोई गारंटी नहीं जीत जाने की। मेरी नॉलेज में ऐसे बहुत से केसेस हैं, इसलिए मैंने शादी से पहले कोई मंसूबाबंदी, कोई प्लानिंग नहीं की। मोहब्बत करते नहीं ये हो जाती है। इत्तेफाक से मुझे ये भी नहीं हुई। इस पर मुझे भी हैरत है, हालांकि उम्र मोहब्बत वाली है। अगरचे उम्र में आपसे खासा बड़ा हूँ, मगर बहरहाल यंग हूँ। वो टहलते हुए कह रहा था। रीबा को उलझन थी कि ये बैठते क्यों नहीं, उसका चेहरा तक नहीं देखा। आप, मुझे नहीं पता आप आइडियल वगैरह की कितनी कायल हैं और मैं आपके आइडियल से कितना करीब या कितना दूर हूँ। खैर मुझे इसकी जुस्तजू भी नहीं है, इसलिए कि शादी तो हो चुकी। अब ये सोचना है कि साथ रहना है तो किस तरह, किन असूलों के साथ। आप ज़िंदगी में मुझसे किसी किस्म का ताउन भी चाहेंगी तो इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी, और मुझे जब आपकी किसी किस्म के ताउन की ज़रूरत होगी और आप माज़रत भी कर लेंगी तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। मेरी फितरत में ज़बरदस्ती नहीं है। मैं अपनी ज़ात से कोशिश करूँगा कि आपको कोई तकलीफ़ ना दूँ। मैं शुरू ही से कम गो हूँ, बाज़ औक़ात तो बहुत ही कम बात करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप ईज़ी रहें, कुछ महसूस ना करें, बल्कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, मैं खुद ही ठीक हो जाता हूँ। किसी को तदबीर करने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे मैं आज के दिन शादी के लिए पहले से ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। डैडी ने सिचुएशन बताई तो बहुत मुश्किल से माइंड मेकअप किया। ओह सॉरी, वो आपकी रहनुमाई की कार्रवाई तो रह गई, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था इतनी एमरजेंसी की शादी के लिए, इसलिए आपके लिए अभी कुछ लिया भी नहीं था। मम्मी ने ये कंगन दिए थे कि दुल्हन को रहनुमाई में दे देना। वो उसके मुकाबिल बैठकर उसकी ठोड़ी उंगली से छूकर चेहरा ऊंचा किया। आप बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी, मगर शादी खूबसूरती और दिलकशी से मजबूत नहीं होती। कुछ कुर्बानियाँ, कुछ समझौते, आपस में खलूस हो तो फिर मोहब्बत भी हो जाती है। अगर शादी हुस्न जमाल से मजबूत होती तो दुनिया में किसी खूबसूरत और हसीन औरत को तलाक ना होती, खूबसूरत औरतों की 2 बार शादियाँ ना होती, किसी खूबसूरत औरत का शोहर पहली खूबसूरत बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी ना करता। उफ़, ये कैसा पथरीला दुल्हा था, खौफनाक हद तक हकीकत पसंद। पहली रात अपनी नई नवेली दुल्हन की खूबसूरती से मुतासिर होने के बजाय साफ समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसकी खूबसूरती से कतई मुतासिर नहीं हुआ।
हालांकि ये भी हकीकत है कि औरत का सिलेक्शन आम तौर पर खूबसूरती की वजह से ही होता है। बहरहाल मुझे आपकी मुस्तकिल मिजाजी और खलूस की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप चेंज कर लें। मम्मी ने बताया था कि आपका नाइट ड्रेस वार्डरोब में मौजूद है। और हाँ, 1 मिनट, ये कंगन मैं आपको पहना दूँ। वो उसका हाथ थामकर कंगन पहनाने लगा। कंगन पहनाकर उसने रीबा के हाथ की पुश्त पर एक बोसा दिया। रीबा सारी जान से काँप कर रह गई। अभी वो संभली भी नहीं थी कि मोहन का चेहरा उसके चेहरे से करीब हुआ और उसने एक मरतबा फिर अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया। रीबा की हालत इससे पेशतर मज़ीद गैर होती वो उठ खड़ा हुआ। प्लीज़ रीबा, आप चेंज करके ईजी हो जाएं। सोना चाहें तो सो जाएं। उम्र पड़ी है बातें करने के लिए। आप भी इस वक्त टेंस हैं, मैं भी थका हुआ हूँ। इस तरह की इमरजेंसी शादी के लिए बड़ी भागदौड़ करना पड़ती है। वो ये कहकर वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। रीबा ने पहली मरतबा नज़रें उठाकर उसकी सिमत हैरत से देखा। तानिया भाभी ने जो कुछ बताया था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई खूबसूरत बात तक नहीं हुई। वो जो सोच सोच कर परेशान हो रही थी कदरे ईजी हो गई। वाकई थके हुए होंगे। उसने गहरा सांस लेकर दुपट्टे की पिन्नें निकालना शुरू की। मोहन बाथरूम में जा चुका था और शावर खुलने की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। उसने दुपट्टा उतारकर आराम से तह किया, फिर बेड से नीचे उतर आई और दीवार में बनी बड़ी सी वार्डरोब में अपना नाइट ड्रेस देखने लगी, जो थोड़ी तलाश के बाद नज़र आ गया। पिंक कलर की नेट की नाइटी थी जिसके नीचे काटन की लाइनिंग थी, मगर उसका गला खासा गहरा था। वो कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर तरकीब जहन में आ गई। गले में सेफ्टी पिन लगाकर उसे तंग किया जा सकता है। अभी दुपट्टे से ढेरों सेफ्टी पिन निकाली थी। वो नाइटी हाथ में लेकर बेड पर बैठ गई और मोहन के बाथरूम से आने का इंतज़ार करने लगी और फिर कुछ सोचने लगी। चंद मिनटों के बाद बाथरूम से बाहर आ गया और हाथ में पकड़े तौलिए से सर रगड़कर खुश्क करने लगा। वॉशरूम के साथ ड्रेसिंग भी है, आप उस तरफ चेंज कर सकती हैं। वो उसे उठते देखकर बोला। रीबा ने उठते हुए 2 सेफ्टी पिन उठा ली और नज़रें झुकाए आगे बढ़ गई। पहले खौफ और परेशानी थी, अब उसे मुंह से हया आ रही थी, उसकी 2 मरतबा की गैर मतवक्का हरकत की वजह से। वो चेंज करके गले में भूंडेपन से सेफ्टी पिन लगाकर बाहर आई तो मोहन कमरे में नहीं था। उसने आज़ादी का लुत्फ़ लेते हुए ग्लास भर पानी पिया। दूध उसी तरह रखा था, उससे ग्लास उठाया नहीं गया और मोहन ने उसे कहा नहीं। कमरे में 2 ट्यूब रोशन थी जिसकी वजह से रोशनी बहुत थी। कमरे की हर शय वाज़ेह थी, कमरे में लटकते क्रीम कलर के पर्दों में पड़े मेहंदी रंग के छोटे छोटे फूल तक। वो खासी देर बेड से पाँव लटकाए बैठी रही, सोचती रही, अपनी अजीब सी शादी और ख़ास किस्म के दुल्हा पर गौर करती रही। जाने किस वक्त मोहन दोबारा आ गया तो उसका ध्यान कमरे के माहौल में पलटा। अरे आप सोई नहीं, लाइट बंद करके सो जाती, वो बोला और स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा मगर रुक गया। फिर आहिस्तगी से चलते हुए रीबा के करीब आया। ये आपने नाइटी का नया डिज़ाइन बना दिया है। सेफ्टी पिन्स ऊपर ही चमक रही थी। मोहन ने हाथ बढ़ाकर दोनों पिन्नें निकाल दी। रीबा की टांगें कांपने लगी। अच्छा, इसका गला बड़ा है इसलिए पिन्नें लगी थी, मगर मुझसे शर्माने की कोई वजह नहीं। आप सर से पाँव तक मेरी हैं। आपने सुना नहीं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। आप खासी कम उम्र सही मगर यंग तो हैं, पढ़ी लिखी हैं, फिल्में ड्रामे देखती हैं। हो सकता है मियाँ बीवी की रिलेशनशिप के बारे में आपको कुछ समझाया भी गया हो। रीबा नाइटी का गला हाथ से दबोचे बैठी थी। मोहन ने उसके हाथ से गला छुड़ाया और बड़ी लापरवाही से स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ करके नाइट बल्ब चला दिया। आप बिल्कुल ईजी हो जाएं और आराम से सो जाएं। वो बेड पर दराज हो गया। रीबा उसी तरह बैठी रही। रीबा, एक एक्सीडेंट ने मुझे बहुत कूल कर दिया है। अगर ऐसे में मेरा साथ दोगी, मुझसे मोहब्बत करोगी, मेरा भरम रखोगी तो यकीनन मैं अपनी खोई हुई दौलत वापस ले लूँगा, बहुत जल्द। मियाँ बीवी उम्र भर के साथी होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द खुशी के साथी। उनकी रिलेशनशिप का सिर्फ एक ही मकसद नहीं होता। सच्ची मोहब्बत और खलूस से मोज़े हो जाते हैं। तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हो सकता है अभी तुम्हें मेरी बातें समझ में ना आएँ, लेकिन चंद रोज़ बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। जो कहा है बस उसे याद रखना। अब आराम करो, गुड नाइट। वो दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया और रीबा हल्की नीली रोशनी में उसके अल्फाज तोल तोल कर याददाश्त में संभालने लगी। वाकई उसे कुछ जुमलों के मानी समझ में नहीं आए थे, इसलिए बहुत उलझन थी। उसने गर्दन मोड़कर मोहन की पुश्त देखी और आहिस्तगी से उठकर खिड़की में से बाहर झांकने लगी। जी तो डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड का इख्तिताम होता है यहाँ पर। मैंने कोशिश की है कि मैं अजाला कर सकूँ, ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दिया मैंने एपिसोड का, ताकि जो नागा हुआ है उसका अजाला हो सके। उम्मीद है आप लोगों को एपिसोड पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, बताया करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है, कितना इंटरेस्टिंग है, और अंदाज़े भी लगाया करें। बहरहाल इस नावल के हवाले से तो बहुत सारे लोग बिल्कुल दुरुस्त बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये नावल पहले से सुना होगा, लेकिन जिन्होंने मेरी तरह पहले नहीं सुना या पढ़ा वो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैं कहानी के दौरान अंदाज़ा लगाती रहती हूँ कि शायद आगे ऐसा हो, शायद आगे वैसा हो। जी इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर होंगी। कोशिश करूँगी कि दोबारा जो है वो गैप ना आए।
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، میرے لیے دعائیں کیجیے گا ڈھیر ساری، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔